साथियों नमस्कार। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आईओआईसी के सारे सदस्यगणों का और विशेषकर श्री दुबे साहब का। मैं ये तीसरा शनिवार है जिसमें मैं आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। और इस बार पिछले दो सत्रों में हमने देखा कि डायबिटीज का रिवर्सल संभव है कि नहीं। तो जो उसका निष्कर्ष था कि डायबिटीज का रिवर्सल संभव है। और अगर हम अपने खाने को महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित करते हैं, वजन को हम अपने लगभग 10 से 15 किलो कम करते हैं, तो हमारे लिवर और पेंक्रियाज के ऊपर का फैट निकल जाता है। जब पेंक्रियाज के ऊपर का फैट कम होता है तो उसकी इंसुलिन प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ जाती है। फिजिकली इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज होता है कि ये इंसुलिन की कमी या इंसुलिन का प्रॉपर काम न कर पाना ही डायबिटीज का मूल कारण है। दूसरा, लिवर जो बेसिकली अपने ब्लड बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर है वो लिवर के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है। खून से शुगर को निकाल के अपने अंदर लेना या अपने अंदर जमा शुगर को ब्लड के अंदर डालने का काम लिवर करता है। लिवर यह काम इंसुलिन की सहायता से करता है। जब ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो एक्स्ट्रा शुगर लिवर के अंदर स्टोर हो जाती है। जब ब्लड में शुगर कम होती है तो लिवर उस एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकाल देता है, जिससे ब्लड की शुगर मेंटेन हो जाती है। इस प्रकार से अगर लिवर भी ठीक काम नहीं कर रहा है, अगर लिवर के ऊपर भी फैट जमा हो जाता है जो कि बढ़ते वजन की या शरीर में बढ़ते फैट की निशानी है, तो लिवर इंसुलिन को सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता और ब्लड में शुगर ज्यादा होने के बावजूद भी लिवर शुगर को अपने अंदर वापस नहीं लेता। ब्लड शुगर बढ़ी रहती है। ब्लड में शुगर कम है फिर भी लिवर ब्लड के अंदर शुगर को डालता जाता है तो वो शुगर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम लिवर के ऊपर का फैट कम करते हैं तो लिवर प्रॉपर काम करता है। जब हम पेंक्रियाज के ऊपर का फैट कम करते हैं तो पेंक्रियाज इंसुलिन बनाने लगता है। और इन दोनों कारणों से अगर हम डाइट के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा अपना वजन करीब 10 से 15 केजी या 10% से 15% बॉडी वेट कम कर लेते हैं तो शुगर की दवाइयों की जरूरत बहुत कम पड़ती है और काफी लोगों में शुगर की दवाइयां बंद भी हो सकती है। इसे हम डायबिटीज रिवर्सल कहते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि डायबिटीज रिवर्सल एक सरल प्रक्रिया रही है। इसमें व्यक्ति का कमिटमेंट या मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और प्रतिवर्ष लगभग 40 से 50% पेशेंट जिनकी की पहले साल में डायबिटीज रिवर्स हो गई है, वो डायबिटीज रिवर्सल उनका फेल होने वाला है, क्योंकि वेट गेन होने लगता है, फैट गेन होने लगता है। और वो जो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो कर रहे हैं उसे लगातार लाइफ लॉन्ग फॉलो करना बहुत बार या मोर देन 50% लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए फिर दवाइयां शुरू हो जाती हैं। तो एक बीच का रास्ता है जिसे हम रिकवरी ऑफ डायबिटीज कहते हैं, जिसमें हम शुगर की दवाइयां काफी लंबे समय के लिए कम कर देते हैं, बंद भी हो सकती हैं, और हम उसे ऐसा भोजन देते हैं जिसे वो पसंद करे, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का मजा खत्म नहीं हो, और साथ साथ उसकी शुगर भी कंट्रोल है। पर इससे आगे भी बढ़ के है इस सत्र में, जैसे कि हमने रिकवरी का नाम लिया और इसका जो टॉपिक है, जो उसके हेडिंग है, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज और रिकवरी ऑफ बॉडी फ्रॉम इल हेल्थ। क्या आपका हमारे मेरे इलाज करने का या आपके इलाज करवाने का जो मरीज है, उद्देश्य यह है कि हम डायबिटीज की दवाई बंद करें, कि हमारा उद्देश्य है कि हम लंबे समय तक लंबा जीवन जिए और स्वस्थ जीवन जिए? तो मेरे ख्याल से शायद जो दूसरा उत्तर है कि हमने डायबिटीज की दवाइयां बंद कर दी, हमारी शुगर बिना डायबिटीज दवाई के कंट्रोल है, परंतु शरीर में दूसरी व्याधियां या दूसरे प्रॉब्लम बने हुए हैं। उससे बेहतर है कि हम कुछ मात्रा में दवाई लेके एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सके। यही इस जो सत्र का उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम डायबिटीज के बारे में जो बहुत पुरानी परिकल्पना है, जिसे कि हम आइसबर्ग ऑफ डायबिटीज कहते हैं। आइसबर्ग आपने सुना होगा, बर्फ में डूबा पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं पर जिनकी नोक पानी के ऊपर निकली रहती है। ये बहुत छोटी सी दिखती है। और बड़े बड़े जहाज, हमने टाइटैनिक की फिल्म भी देखी, कहानी भी सुनी, इससे टकरा के डूब जाती, क्योंकि बाहर से समझ में नहीं आता कि ये पहाड़ अंदर से कितना वृहद है। तो सेम तरह से जो डायबिटीज है उससे सतह के ऊपर तो हमको ब्लड शुगर दिख रही है। और जैसा हमने देखा कि हम खाने को स्ट्रिक्ट कंट्रोल करके, अगर हम ग्लूकोज नहीं लेंगे, हम खाने में शुगर लेंगे नहीं, तो हमारी शुगर बढ़ेगी नहीं। अगर हम कीटो डाइट लेंगे जिसमें सिर्फ फैट और प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, तो भी हमारी शुगर बढ़ेगी नहीं। अगर हमने खाना बहुत कम कर दिया तो भी हमारी शुगर बढ़ेगी नहीं। तो ये तो डायबिटीज रिवर्सल हो गया, पर सतह के नीचे क्या है, इस बारे में हम आज देखने वाले हैं। जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं, भले ही हम डायबिटीज लें, ब्लड प्रेशर लें, हार्ट प्रॉब्लम लें, मानसिक तनाव लें, जोड़ों की बीमारियां लें, वात की बीमारी लें, उनके मूल कारण है हमारे जो जीन्स में, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि हमारे सेल के अंदर प्रत्येक छोटी छोटी कोशिका के अंदर ये जीन्स हमारे हैं, इनकी गड़बड़ी या इनका क्षय, हमारा रेस्ट या स्लीप प्रॉपर नहीं हो पाना, हमारा व्यायाम ना कर पाना, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन का बढ़ जाना, कई तरह के तनाव हमको जब घेर लेते हैं, और हमारा जब खाना पीना काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, तब बॉडी के अंदर जो फंक्शन रहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो बॉडी का इंटरनल बैलेंस है बहुत फाइन ट्यून्ड है, जो ईश्वर ने हमको या प्रकृति ने हमको बहुत ही फाइन ट्यून इंटरनल बैलेंस दिया है,
जैसे ही हमारी बॉडी गड़बड़ी की तरफ जाती है, शरीर की कोई ना कोई प्रक्रिया उसे नॉर्मल की तरफ खींच लेती है, ये इंटरनल बैलेंस बिगड़ जाता है। हम आज इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे। इन्फ्लेमेशन को आग से दिखाया गया है, जिसका अगर अपन हिंदी अनुवाद करें इन्फ्लेमेशन का, तो उसे हिंदी अनुवाद मुझे मिला दहन। तो जो बॉडी के अंदर दहन की, जैसे बोलते हैं ना कि एक धीमी आंच के ऊपर किसी चीज को रख दिया जाए तो धीरे धीरे करके वो एकदम तो नहीं जलती, पर धीरे धीरे करके वो नष्ट हो जाती है। तो जो इन्फ्लेमेशन है वह बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, जो शरीर की सुरक्षा के लिए, इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। परंतु जब इन्फ्लेमेशन लगातार चलता रहता है तो शरीर के अंदरूनी अंगों को डैमेज करता जाता है। और साथ साथ कई तरह के हार्मफुल केमिकल बनना, जो डायरेक्टली हमारे खाने से बन सकते हैं, हमारे प्रॉपर सोने से नहीं बन सकते, हमारे जीन्स की गड़बड़ी से बन सकते हैं। इन चारों चीजों के कॉम्बिनेशन से ही क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। भले ही हम हार्ट प्रॉब्लम लें, डायबिटीज लें, अस्थमा लें, लंबे समय तक डाइजेशन की प्रॉब्लम लें, किडनी की प्रॉब्लम लें, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये बेसिकली बाहरी चीजों से होती है। प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे शरीर के बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, इंटरनल बैलेंस बिगड़ जाता है, इन्फ्लेमेशन चालू होता है, हार्मफुल केमिकल बनते हैं, तो वही चीज इन चीज को प्रमोट करने लगती है। इसका मतलब हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी जीन्स पर डैमेज बढ़ जाता है, हमारी व्यायाम करने की इच्छा नहीं होती, बिना जरूरत हमको तनाव घेरे रहता है, और हम हमारा हमारा जो ब्रेन है वो हमको ऐसे बिहेवियर की तरफ ढकेल देता है जिसमें कि हम अनहेल्दी और हाई कैलोरी फूड या हाई फैट फूड खाने लगते हैं। जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया चल रही है, इसके कारण ही जो डायबिटीज अकेला वो शुगर की बीमारी नहीं है, उससे कहीं आगे बढ़ के एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्राफ है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे नीचे दिखाया गया कि ये डायबिटीज के पहले की अवस्था प्री डायबिटीज है, जो डायबिटीज होने के लगभग 5 से 15 साल पहले तक चल सकती है। किसी व्यक्ति को 40 साल की उम्र में डायबिटीज हुआ, परंतु उसे प्री डायबिटीज 25 वर्ष की उम्र से शुरू हो सकता है। ये जो ब्लू एरो है ये बता रहा है यहाँ से उस व्यक्ति को डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत हो गई है। जैसे टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत होती है, माइक्रोवस्कुलर, माइक्रोवस्कुलर का मतलब रहता है खून की छोटी नीलियां, जो बेसिकली आंख में और किडनी में डायबिटीज का प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न करती हैं। जब शुगर बढ़ना शुरू होगा तो माइक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे। परंतु मैक्रोवस्कुलर, खून की बड़ी नलियों की प्रॉब्लम या बड़ी नलियों की हेल्थ या बड़ी नलियों के कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज चालू होने के 5 से 10 वर्ष पहले ही चालू हो जाते हैं। तो जब उस व्यक्ति को पता लगता है कि हमको डायबिटीज है, तब तक उसका हार्ट ऑलरेडी डायबिटीज के घेरे में या डायबिटीज के असर में आके कुछ ना कुछ तरह का डिसफंक्शन, या तो बनावट में गड़बड़ी हो जाती है जब अधिक सीवियर मामला रहता है, या उसके फंक्शन में गड़बड़ी होती है जो कि अधिकतर मरीजों को मिलने लगती है। मैक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हार्ट में होते हैं, मतलब हार्ट की खून की नली ब्लॉक होती है, ब्रेन में होते हैं और पैर की नलियों में होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, उसको ऑलरेडी ये मैक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, हार्ट, ब्रेन और किडनी की गड़बड़ियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जिसके बारे में उसे भान नहीं है। और यही ये दूसरा डायग्राम बताता है जो आइसबर्ग है, कि सतह के ऊपर तो शुगर है, पर उस सतह के नीचे हार्ट के ऊपर खतरा, ब्रेन के ऊपर क्लॉटिंग का खतरा, पैर की नसों में ब्लॉक होने का खतरा, किडनी के ऊपर डैमेज होने का खतरा, और आई में डायबिटीज का असर होने का खतरा। और इसके साथ साथ हमारी खून की नलियों की या खून के प्रवाह की क्वालिटी कम हो जाती है, और साथ साथ शरीर में मांसपेशियों का क्षय होने लगता है, जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं। सार्कोपीनिया का मतलब है कि मांसपेशियों का क्षय। और इसलिए कई बार डायबिटीज व्यक्ति, 50 साल का डायबिटीज व्यक्ति का शरीर लगभग 70 साल के बिना डायबिटीज वाले व्यक्ति के बराबर हो जाता है, जिसे हिंदी में शीघ्र वार्धक्य या अंग्रेजी में एक्सेलरेटेड एजिंग कहा जाता है। यह सब डायबिटीज के कुप्रभाव हैं जो सतह के नीचे हैं। और इनमें से काफी कुप्रभाव, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, सार्कोपीनिया, केवल शुगर कंट्रोल करने से ये इनका कोई एड्रेस नहीं होते। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आज हमारे सामने है कि इसको तो हमने कंट्रोल कर लिया दवाई देके भी या बिना दवाई के। जैसा डायबिटीज रिवर्सल वाले जो जो संस्थाएं वो क्लेम करते हैं कि हम आपकी दवाई बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, और ये अच्छी चीज भी है, लेकिन इनका क्या करें। तो इस सत्र में हम इन्हीं, जो हम चाहते हैं कि केवल शुगर कंट्रोल ना रहे, शुगर तो कंट्रोल रह ही रहे, चाहे उसमें मिनिमम दवाइयां लगें या कुछ दवाइयां लगें या बिना दवाई के कंट्रोल हो, परंतु ये सारे खतरे भी व्यक्ति के शरीर के ऊपर से निकल जाएं, उसके शरीर की बनावट, फंक्शन अच्छा रहे, जिससे कि वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी बहुत अच्छी रहे। और यही आज जो प्रश्न है जिनके बारे में हम देखेंगे। तो हमारे जो डायबिटीज ट्रीटमेंट का कंट्रोल केवल शुगर कंट्रोल नहीं है, हार्ट को, पैर की खून की नलियों को, ब्रेन की अवस्था को, ब्रेन के सोचने समझने की प्रॉब्लम को, मांसपेशियों को, जोड़ों को, आंखों, किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखना है, खून के प्रवाह को लगातार अबाध निर्बाध नॉर्मल बनाए रखना है। यह डायबिटीज रिकवरी का या डायबिटीज रिकवरी प्रोग्राम का उपयोग है। तो आइए देखें कि हम कौन से जो 4 अंग हैं जिनके ऊपर हम इस डायबिटीज रिकवरी को टारगेट करते हैं। तो ये अंग है हमारा ब्रेन। आप लोग को बड़ा आश्चर्य होगा कि डायबिटीज के बारे में बात हो रही है और मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ। हमारा लिवर, जिसके बारे में बता चुका हूँ। हमारा पेंक्रियाज,
इंसुलिन प्रोड्यूस करता है हम उसको बता चुके हैं, और हमारी मांसपेशी। कई लोगों को ये भी आश्चर्य हो रहा है कि हम मांसपेशी की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब हम अगला डायग्राम देखते हैं तो हमारे समझ में आता है कि पेंक्रियास का काम इंसुलिन बनाना, और ब्लड में पड़ी शुगर को इंसुलिन के असर के अंदर लिवर के अंदर चली जाती है, मांसपेशी के अंदर चली जाती है। जब इंसुलिन कम बनता है तो मांसपेशी और लिवर से शुगर बाहर आ जाती है। तो हमारा पेंक्रियास, लिवर और मसल्स, ये जो तीन अंग हैं, ये पूरे शरीर में शुगर को नियंत्रित करने के लिए लगभग 70-80% काम इन्हीं का है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति मसल्स कम हो रही है, बहुत बार लोग ये आगे हम देखेंगे कि बहुत बार लोग, वृद्ध लोग या जिनकी उम्र 50-55 के ऊपर हो चुकी है, वो ये आर्गुमेंट देते हैं कि अब हमें ऐसी कोई वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर हमने अपने शरीर के अंदर का मसल मास कम कर लिया, मसल्स की संख्या कम कर ली, उनकी उनकी कैपेसिटी कम कर ली, तो हमारी मसल्स शुगर नहीं ले पाएंगे। अल्टीमेटली शुगर ब्लड में पड़ी रहेगी, जो पूरे बॉडी को डैमेज पहुंचाने वाली है। साथ ही साथ अगर हम लिवर का फैट नहीं हटाएंगे, जो हम पिछले सत्रों में देख चुके हैं, तो लिवर इंसुलिन के असर के आधार पर शुगर को कंट्रोल नहीं करेगा। ये ब्लड के अंदर ही शुगर को पड़ा रहने देगा, अपने अंदर ये स्टोर नहीं करेगा। जब ब्लड में शुगर ज्यादा, तब भी लिवर ब्लड के अंदर शुगर रिलीज करता रहेगा, और इन सब कारणों से ब्लड में शुगर बढ़ी रहेगी। तो लिवर के ऊपर का फैट या लिवर की हेल्थ जरूरी है। पर सबसे आखिरी में ये प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है, वैज्ञानिक अध्ययनों से, कि आपका ब्रेन, आप लिवर से शुगर रिलीज होने या स्टोर होने को, आपका ब्रेन आपके मसल से शुगर के रिलीज होने या स्टोर होने को, आपका ब्रेन आपके पेंक्रियास से इंसुलिन के रिलीज होने या ना रिलीज होने को कंट्रोल कर सकता है। या अगर ब्रेन में गड़बड़ी है तो ये सारे फंक्शन भी एबनॉर्मल हो जाने वाले हैं। तो अतः डायबिटीज रिकवरी का जो उद्देश्य है कि जब शुगर कंट्रोल के साथ साथ हम बाकी चीजों में भी कंट्रोल चाहते हैं, तो इन 4 अंगों को हम टारगेट में रख के, या 4 अंगों को हम साधते हैं। अब इसके लिए जरूरी क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी है, जो रिकवरी डायबिटीज से रिकवरी है, किसी भी क्रॉनिक इलनेस से रिकवरी के नियम है। अगर इस सत्र में वो लोग भी जुड़े जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, जिन्हें डायबिटीज के अलावा अन्य कोई क्रॉनिक बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम या जॉइंट रिलेटेड चीजें हैं, या जो सिंपली केवल स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है कि जो हमारा शरीर धीरे धीरे समय के साथ वृद्ध होता जा रहा है, उसकी रिकवरी पॉसिबल है। और उसके लिए 3 सिद्धांत हैं। पहले तो हम इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया को कम करें। इन्फ्लेमेशन के बारे में हम जान चुके हैं कि शरीर के लिए जरूरी प्रक्रिया है, और ये बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए बनी, पर जब ये अनकंट्रोल हो जाती है, लगातार चलती है, तो शरीर के सारे अंगों पर, ब्रेन से लेकर जॉइंट तक सभी अंगों पर डैमेज होने लगता है। इस डैमेज को हमको मिनिमाइज करना है। साथ ही साथ हमें विभिन्न तरीकों से अपनी बॉडी को रीबिल्ड करना है, बिल्डिंग अ न्यू बॉडी हमको करना है, और इन दोनों काम के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता है। तो ये डायबिटीज, प्रिंसिपल ऑफ डायबिटीज रिकवरी, या प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी फ्रॉम एनी इलनेस, और प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी फ्रॉम एजिंग, ये बढ़ती एज के साथ भी अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो ये 3 चीजों को हमको ऑप्टिमाइज या उचित या समयोचित बनाना पड़ेगा। एनर्जी को इनको बढ़ाना पड़ेगा, डैमेज की प्रक्रिया को धीमा करना पड़ेगा, और बॉडी बिल्डिंग की प्रक्रिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके अगेन इन 3 जो नियम है, वो 3 मैकेनिज्म से काम करते हैं। पहला नंबर तो है इंडिविजुअलाइजेशन। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि साहब, डॉक्टर साहब, हमारे फलाने पड़ोसी हैं, वो ज्यादा भी खा लेते हैं, या वो ये चीज भी खा लेते हैं, फिर भी उनकी शुगर नहीं बढ़ती, और मेरी शुगर क्यों बढ़ जाती है। या मेरे कोई परिचित हैं जिनकी शुगर केवल एक गोली के ऊपर कंट्रोल है, पर मुझे इंसुलिन की जरूरत पड़ जाती है। तो उसका उत्तर है इंडिविजुअलाइजेशन। ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी दूसरी ह्यूमन बॉडी से बहुत ज्यादा अलग है, और भले हमारे जीन्स सेम हो, पर उन जीन्स में भी छोटे छोटे जो परिवर्तन है, इसके कारण कोई मरीज किसी एक दवाई को जिसको अच्छा असर दिखाता है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होती, दूसरा मरीज जब वही गोली खाता है तो कहीं उससे लूज मोशन होने लगते हैं, या उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, या उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। तो इंडिविजुअलाइजेशन एक बहुत जरूरी चीज है। प्रत्येक मरीज के लिए हमको अलग डाइट, अलग एक्सरसाइज और अलग दवाइयां या विटामिन की जरूरत पड़ने वाली है। ये एक उदाहरण के साथ समझाया गया है कि ये हैं तो सारे पौधे, पर एक रेगिस्तान में उग रहा है, एक बिना किसी केयर के साथ में हो गया जंगली पौधा या जो पेड़ है। कुछ पौधे ऐसे जिन्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, किन्हीं पौधे को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, और कोई पौधे को अगर ज्यादा पानी दे दे तो मुरझा जाता है। तो इसी तरह से ग्रुप सेम है, नीड्स डिफरेंट है। और ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के साथ में ग्रुप तो एक ही है, ह्यूमन बॉडी है, पर उसकी नीड्स डिफरेंट है, और हमको इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये पहला नियम है डायबिटीज से रिकवरी का। दूसरा नियम है यू स्ट्रेस या हेल्दी स्ट्रेस। अगेन हमने देखा कि हम किसी पौधे को बहुत ज्यादा पानी या खाद दें तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, बहुत कम पानी या खाद मिले तो भी ग्रोथ नहीं होती, वो मर जाता है। तो हम उसे प्रॉपर पानी और देते हैं। इसका मतलब ये पानी
जरूरी है पौधे के लिए, पर अत्यधिक पानी अत्यधिक खाद दोनों जरूरी नहीं। तो अगर हम उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं तभी उस पौधे की ग्रोथ होती है, और इसे हम कहते हैं यू स्ट्रेस या हेल्दी स्ट्रेस। जब भी किसी चीज की ग्रोथ होती है, जब भी कोई चीज बढ़ती है, तो उसके ऊपर थोड़ा ना थोड़ा तनाव होना चाहिए। ये अगेन इस फोटो के साथ समझाया गया है कि हम जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके तीर नहीं चलाते तो वो पहले गिर जाता है। हमने बहुत ज्यादा अगर अपने तीर कमान को खींच दिया तो इलास्टिसिटी कम होती है, वो भी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचता। जब हम प्रॉपर स्ट्रेचिंग के साथ में तीर को छोड़ते हैं तभी वो बुल्स आई को हिट करता है, तभी वो निशाने पर लगता है। तो इसका मतलब है कि हमको बॉडी की रीबिल्डिंग के लिए, बॉडी की रिकवरी के लिए उसको प्रॉपर स्ट्रेस देना पड़ेगा, जिसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, पुटिंग बॉडी एंड ब्रेन अंडर कंट्रोल्ड स्ट्रेस। अगर हम सेम गति से चल रहे हैं, जैसे आप सेम गति से वॉक करेंगे, आपकी फिटनेस नहीं बढ़ेगी। पर रोज अगर आप थोड़ी देर के लिए, भले ही आप 2 से 3 मिनट के लिए दौड़ लगाना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपकी फिटनेस बढ़ने लगेगी, आपके दौड़ने की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी। तो इसी प्रकार से जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जिसमें इस व्यक्ति को स्ट्रेसफुल कंडीशन में रखा जाता है, तभी वो उसकी सारी जो क्वालिटीज है उभर के सामने आती है। इसी तरह से हमको बॉडी को स्ट्रेस देना पड़ता है, तभी हमारी बॉडी में ग्रोथ होना शुरू होगी। तो इसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं। और आखिरी जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी की रिकवरी और रीबिल्डिंग करने वाले हैं, वो है बॉडी की खुद की हीलिंग पावर का एक्टिवेशन। इसको थोड़ा ध्यान से और विस्तार से समझें हम। पिछले 100 साल से वुंड केयर, घाव की देखभाल का साइंस डेवलप हो चुका है। घाव की देखभाल पहले लोग उसमें कई बार, आज भी अपन देखते हैं गांव में कई बार लोग उसमें कीचड़ डाल लेते हैं, कुछ ऐसे अंधविश्वास की वजह से कि वो घाव को ठीक कर देगा। लेकिन जब पता लगा कि हमको घाव को क्लीन रखना है, तो वुंड जो भरने की गति है, घाव भरने की गति, वो बढ़ गई। लगा कि भाई कई बार घाव में इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन को हम ठीक कर दें तो भी घाव बढ़ने की गति, भरने की गति ठीक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन्फेक्शन के लिए क्रीम्स या लोकल दवाइयां या इवन ओरल दवाई आने लगी, उसके देने से किसी भी घाव के जो भरने की गति है वो और इम्प्रूव हो गई। फिर समझ में आया कि अगर घाव के अंदर हम मलबा पड़ा रहने, पस पड़े रहने तो घाव नहीं भरता। तो वुंड क्लीनिंग जब की आने लगी तो भी घाव के जो भरने की जो गति है वो बढ़ गई। पर जब हमने इन्फेक्शन दूर कर दिया, कोई फॉरेन मटेरियल नहीं था, घाव को साफ सुथरा कर दिया, ऐसा जैसा सर्जिकल वुंड में होता है, जिसको हम बोलते हैं ना कंट्रोल घाव, के डॉक्टर ने वो घाव बनाया था किसी ऑपरेशन के लिए, सारी केयर के साथ में हमने घाव को उसको सुचर कर दिया, सिल दिया कि अब ये घाव अपने आप भरेगा। तो पिछले 100 साल में बहुत सारी मेडिकल प्रोग्रेस होने के बाद भी जब हमने सारे दूसरे फैक्टर दूर कर दिए, घाव भरने की गति केवल डिपेंड करती है बॉडी के खुद की हीलिंग पावर के ऊपर। और जब सब चीजें बराबर हैं, तब उस व्यक्ति का घाव जल्दी भरेगा जिसके अंदर हीलिंग पावर ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम आज भी में बहुत सारी दवाई होने के बावजूद भी अगर आपकी बॉडी की हीलिंग पावर ऑप्टिमाइज नहीं है, अगर वो उचित नहीं है, तो आप घाव नहीं भर पाएंगे। ये तो लोकल वुंड की बात होगी घाव की। पूरे शरीर के लिए भी बॉडी के पास में एक बहुत बड़ी हीलिंग पावर है, जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं। ये क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व का मतलब है कि जो ब्रेन के अंदर से निकल रही है, जो वेगस है वो बॉडी की सबसे बड़ी नस है या नर्व है। ये ब्रेन बेस से निकलती है, गर्दन से होते हुए ये दोनों फेफड़े, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, अमाशय, किडनी, बड़ी आंत और छोटी आंत तक जाती है। अब आप देखें कि ये नस है, जैसा मैंने बोला था कि ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है बॉडी को, तो ब्रेन को मैसेज पहुंचाने का काम और ब्रेन का मैसेज इन बाकी अंगों को पहुंचाने का काम वेगस नर्व करती है, जिसे हम 10th क्रेनियल नर्व कहते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी नर्व है और वेगस नर्व के पास में ही बॉडी के अंदर होने वाले इन्फ्लेमेशन को रोकने का सिस्टम है। अगर हम वेगस नर्व को एक्टिवेट कर दें तो बॉडी के अंदर की खुद की एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर चालू हो जाती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है ऐसे केमिकल जो बॉडी के सारे अंगों को डैमेज कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं। और जैसे ही हम वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं तो समझ लीजिए इस इन्फ्लेमेशन के आगे एक शील्ड सी खड़ी हो जाती है, जो वेगस नर्व के एक्टिवेशन के द्वारा होती है। तो जो तीसरा मैकेनिज्म है डायबिटीज रिकवरी का या किसी बीमारी से रिकवरी का, वो बॉडी की खुद की हीलिंग क्षमता को एक्टिवेट करने का है, जिसे हम वेगस नर्व एक्टिवेशन कहते हैं। तो ये ओवरऑल एक नक्शा है किसी भी बीमारी से या डायबिटीज रिकवरी का। 3 चीजें जरूरी हैं: एनर्जी, डैमेज की प्रोसेस कम करना, रीबिल्डिंग के प्रोसेस को बढ़ाना, ब्रेन, लिवर, पैंक्रियास और मसल को ऑप्टिमाइज करना। और इसके लिए हम यूज करते हैं डाइट, विभिन्न तरह के रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल मैनेजमेंट,
और प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी, जैसे हम ड्रेम्स नाम देते हैं, और डाइट, रेस्पिरेशन, एक्सरसाइज, मेंटल मैनेजमेंट एंड स्लीप। तो इन चीजों के ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा हम, और इन ये अलग अलग व्यक्ति की होना, तो इंडिविजुअलाइजेशन भी यहीं पर होता है कि नहीं होता, किसी को कोई रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, किसी को कोई रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, किसी को कोई मेंटल मैनेजमेंट टूल, किसी को कोई अनदर मेंटल मैनेजमेंट टूल। इसी तरह से हम इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। फिर जैसा कि हमने डाइट में देखा, अगर हम किसी व्यक्ति को इंटरमिटेंट फास्टिंग करा देते हैं कि शाम 5 बजे से लेकर दूसरे 8 बजे तक खाना नहीं मिलेगा, तो ये बॉडी के ऊपर रहने वाला एक ह्यूज स्ट्रेस है, एक ऐसा स्ट्रेस है जो हेल्दी और जो बॉडी के ग्रोथ में मदद करने वाला है। तो ये ह्यूज स्ट्रेस हो गया। हम विभिन्न तरह के एक्सरसाइज करते हैं जो हम आगे दिखाएंगे, जैसे कोहेरेंट ब्रीदिंग बोलते हैं, हमने कोहेरेंट ब्रीदिंग की और विद इन 5 मिनट्स आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाएगी और बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, डैमेज की प्रक्रिया है, उसके ऊपर ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा एक नक्शा है, या एक समझ लीजिए एक कंसेप्ट डायग्राम है डायबिटीज रिकवरी का। तो डाइट, रेस्पिरेशन, एक्सरसाइज, मेंटल मैनेजमेंट एंड स्लीप, इसे हम ड्रेम्स मॉडल कहते हैं, जो किसी भी क्रॉनिक बीमारी से, बढ़ती हुई उम्र के प्रभाव को घटाने के लिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के लिए उपयोगी है। अब कुछ चीजें मैं, जैसे मैंने पिछली बार ही बताया था कि कुछ व्यायाम जो कि बहुत सिंपल है, बहुत बार लोग उनका महत्व नहीं समझ पाते, जैसे बॉडी कंपोजिशन। लोग आज के तारीख में हम, अब मैं देखता हूँ कि लोग किडनी की रिपोर्ट, लिवर की रिपोर्ट, हार्ट, लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट, थायराइड की रिपोर्ट लेके आ जाते हैं, लेकिन और उसके बाद में वो इंसिस्ट भी करते हैं कि हम इसी के आधार पर ट्रीटमेंट लिख दिया जाए। परंतु जैसा हमने देखा कि जो हमको रिकवरी चाहिए, उसके लिए हमें बॉडी का इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, और कुछ बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जैसे हम लोग क्लिनिक में 3 मिनट की एक्सरसाइज करा के उसकी फिटनेस देखते हैं। अगर उसकी फिटनेस नॉर्मल से बहुत कम है, तो सबसे पहला फोकस फिटनेस पे आएगा, क्योंकि जब तक बॉडी फिट नहीं होगी, जब तक उस व्यक्ति की शुगर वगैरह तो छोड़ दीजिए, मृत्यु दर बढ़ी रहती है। तो अगर हमने बॉडी को फिट किया, तो उसी एक्शन से उसकी मृत्यु दर कम हो जाएगी। अगर उसकी मसल्स में पावर नहीं है, तो जैसा हमने देखा कि मसल्स शुगर कंट्रोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अगर उसकी मसल्स डेवलप नहीं है, तो शुगर कंट्रोल नहीं होगी। इसी तरह से हम बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस देखते हैं कि उसके पेट के अंदर फैट ज्यादा तो नहीं है, उसकी ओवरऑल बॉडी में फैट कितना है, उसे हम एक्सरसाइज चलने दौड़ने वाली कराएं, उसे केवल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराएं। तो इन सारी चीजों का महत्व, और ये सारे टेस्ट आज की तारीख में अधिकतर जगह हो सकते हैं, पर पेशेंट कई बार इसका महत्व नहीं समझते। इन टेस्ट के जरिए हम डायबिटीज रिकवरी का पूरा एक पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डाइट को देखते हैं। हर बार मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया, इस बार थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। तो ये डायबिटीज रिकवरी डाइट है, या शुगर बैलेंस डाइट है, जिससे शुगर नहीं बढ़ती। इसके सिद्धांत देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है कि 5 से 7 सर्विंग हमको वेजिटेबल्स एंड सैलड खाना, कुक्ड वेजिटेबल और सलाद दोनों मिला के लगभग 5 से 7 कटोरी हो जाना चाहिए। जो ग्रेन्स एंड सीरियल्स है, ग्रेन्स एंड सीरियल्स का मतलब है कि ऐसी चीजें जो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का से बन रही है, मतलब रोटी, पूड़ी, पराठा, पोहा, उपमा, दलिया, इनकी मात्रा हमको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है। 4 से 7 चीजों के ऊपर नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति ने, अब सुबह के समय मान लीजिए एक प्लेट, सामान्य प्लेट के बराबर पोहा ले लिया, और दोपहर में अगर वो एक प्लेट राइस ले लेता है, तो उसके पास में मैक्सिमम 5 रोटीज या मिनिमम 2 रोटी की जरूरत रह जाएगी, क्योंकि 4 सर्विंग तक ले सकते हो। तो 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी, एक प्लेट पोहे में 2 सर्विंग निकल गई। अगर अब उसको रोटी चाहिए, तो 2 रोटी के ऊपर नहीं मिलेगी। अगर किसी का वजन जितना होना चाहिए उससे अगर 5 से 10 kg ज्यादा है, तो उसे 4 सर्विंग से ज्यादा ग्रेन्स हम लोग नहीं बोलते हैं। और जो बेसिकली ब्लड में शुगर आ रही है, उसका सबसे बड़ा जो जिम्मेवार है, वो ये वाला ग्रुप है। तो ग्रेन्स और सीरियल्स को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर अपन ध्यान से देखें, तो एक सामान्य भारतीय नॉर्थ इंडियन डाइट में लगभग 70 से 80% के ऊपर ग्रेन्स जाता है। और वही कारण है कि, और ये जो ग्रेन्स जब उपयोग में नहीं आता है, ये ब्लड में पड़ा रहता है, तो हमने पिछली बार देखा था कि एक्स्ट्रा पड़ी हुई ब्लड शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाती है थोड़ी देर के बाद में, और ये फैट हमारे पेट में जमा होता है, जो कि अगेन इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया को कम करता है, और इंसुलिन का लिवर के ऊपर असर कम कर देता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से ग्रेन्स और सीरियल्स जो है, मतलब गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये हमारी शुगर कंट्रोल करने की क्षमता को कम करते हैं, ब्लड शुगर को डायरेक्ट बढ़ा देते हैं, और फैट को बढ़ाते, भले इसमें फैट कुछ भी ना जाए, पर फैट को बढ़ा देते हैं। दूसरा जो हम लोग ऑब्जर्वेशन रहा, जब हम पेशेंट को डाइट डायरी बनाने बोलते हैं, तो इससे जो पल्सेस, जो वेजिटेरियन प्रोटीन का सोर्स है, उसके भोजन में बहुत कम रहते हैं। मिनिमम 3 सर्विंग्स ऑफ हमको पल्सेस चाहिए। दाल का मतलब है कोई भी दाल, राजमा, चना, छोला, मटर, मूंग, लोबिया, ये सब दाल की कैटेगरी में आते हैं। इनकी कोई भी चीज बनी चाहिए, मिनिमम 3, या 3 से ज्यादा भी चलेगा। तो मेरा पेशेंट को ये सजेशन रहता है कि मान लीजिए उस पेशेंट को मैंने बोला कि आप 1 रोटी सुबह, 1 रोटी शाम, और जस्ट आधा कटोरी चावल ले सकते हो। सलाद और वेजिटेबल जितना खाना उतना खाएं।
भूख एक्स्ट्रा लगती है तो आप दाल की बनी चीजों से भूख बुझाइए, पर इस ग्रुप से आप भोजन अब एक लिमिट में ही लेना है आपको। डेयरी लोग जिनको कि डेयरी सूट करती है, अधिकतर लोग को, जिनको सूट नहीं करती उनके लिए डेयरी मना है। 3 सर्विंग ऑफ डेयरी ले सकते हैं। 1 सर्विंग का मतलब है 1 गिलास दूध, 1 कटोरी दही या 25 ग्राम पनीर। मठा में बहुत कम फैट रहता है, बहुत कम कैलोरी रहती है, उसकी ज्यादा मात्रा आप ले सकते हैं और उसको हम सर्विंग में नहीं गिनते हैं। तो आप इसको अदल बदल के भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने 1 कटोरी दही सुबह, 1 कटोरी शाम ले लिया, 1 गिलास दूध ले लिया, या हमने 1 कटोरी पनीर ले लिया, 1 कप गिलास दूध ले लिया और 1 कटोरी दही ले लिया। आप तो 3 सर्विंग हम पर डे तक उपयोग कर सकते हैं। जो प्रोटीन्स है वेजिटेरियंस के लिए, जो एगिटेरियन है उनको एग वाइट, और जो एग भी नहीं खाते उन्हें जो वेजिटेरियन प्रोटीन है जो वे मिल्क से बनता है, जो कि बेस्ट प्रोटीन माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन। या जो पी प्रोटीन है, आज की तारीख में मटर से, सेम या बरबटी की फली से भी बने हुए प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल हैं। ये 30 से 40 ग्राम तक प्रतिदिन लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, आप डायबिटिक हो या ना हो, आपके शरीर को काफी ज्यादा है। मिनिमम प्रोटीन जितना उस आदमी का वजन उतना मिनिमम, ये रिकवरी के लिए नहीं बट जस्ट टू मेंटेन करने के लिए मिनिमम प्रोटीन का मतलब है कि हर किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन। अगर आप 70 किलो के तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आपको बॉडी की रिकवरी चाहिए, आपको बॉडी की रीग्रोथ चाहिए, आपको इलनेस को पीछे छोड़कर फिटनेस की तरफ जाना है, तो लगभग 1.2 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम लगेगा। मतलब 70 किलो का आदमी है तो उसे लगभग 84 ग्राम प्रोटीन, 60 किलो का आदमी तो उसे 72 ग्राम प्रोटीन लगेगा। बहुत बार लोग साहब कहते हैं साहब हमने तो दाल खाते हैं तो इसलिए, आज छोला खाते हैं तो इसलिए प्रोटीन रहता है। पर यह ध्यान रखें, 1 कटोरी दाल या 1 कटोरी छोले में मैक्सिमम 8 से 10 ग्राम प्रोटीन है, और हम कितना खाते हैं? मुश्किल से 1 या 2 कटोरी। तो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, ये हमको एक बोलना चाहिए कि ये एक फैक्ट को मानना पड़ेगा कि धीरे धीरे डाइट में प्रोटीन कम होता जा रहा है। जो जिस तरह का भोजन अभी हमको मिल रहा है उसमें सप्लीमेंटेशन की और हेल्दी सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। एक तरफ हम कैलोरी कम करना चाहते हैं क्योंकि अधिकतर पेशेंट का वजन ज्यादा, जब हम कैलोरी कम करते हैं तो प्रोटीन कंटेनिंग फूड भी कम हो जाता है। पर हमको प्रोटीन कम नहीं करना, क्योंकि अगर प्रोटीन कम तो सबसे पहले मांसपेशी का लॉस होगा। मांसपेशी का लॉस होगा तो जो शुगर की सबसे बड़ी ग्राहक हमारे बॉडी में है, 40% से ज्यादा शुगर हमारी मांसपेशियां ग्रहण करने वाली हैं। अगर वही कम हो गई तो ब्लड में शुगर पड़ी रहेगी, ब्लड के अंदर पड़ी शुगर शरीर को डैमेज पहुंचाएगी, ये निश्चित है। तो मांसपेशियों के बिल्डअप के लिए, शरीर के सारे ऊतकों के लिए, स्किन के लिए, जोड़ों के जो कार्टिलेज है उनके लिए, बालों के लिए, नखूनों के लिए, इन सारी चीजों के लिए प्रोटीन जरूरी है। और प्रोटीन की कमी आज के समय में देखता हूं कि यूनिवर्सल है। फ्रूट के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है। अगेन, जैसा फ्रूट बेसिकली शुगर है, और फ्रूट में से शुगर बढ़ती है, कुछ फ्रूट से कम, कुछ फ्रूट से ज्यादा बढ़ती है। सेव, नाशपाती, संतरा, मौसम्बी, बिही जैसे फल, इनसे शुगर कम बढ़ती है। तो जो मीडियम फल है जैसे सेव, नाशपाती, बिही, संतरा, मौसम्बी, ये एक फल व्यक्ति प्रतिदिन ले सकता है। अगर उसे बड़े फल खाना, पपीता, तरबूजा, खरबूजा, तो एक सामान्य कटोरी में जितने उसके टुकड़े जाएं। यूजुअली फल लेने का टाइम शाम के टाइम का रहता है, तो उस व्यक्ति को ये जो फ्रूट है वो शाम के टाइम लेना है। डायबिटिक पेशेंट को एक्सेसिव फल की अनुमति नहीं है। यूजुअली फल ना तो सुबह लें ना शाम लें। जब इवनिंग टाइम है, 4 से 6 बजे के बीच का टाइम है, जब शाम की चाय लोग लेते हैं, उस समय में आप एक फ्रूट ले सकते हैं। अब जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है, वो चिकन लगभग 250 ग्राम पर वीक तक, और फिश वो 300 ग्राम से भी ज्यादा पर वीक ले सकते हैं। फिश जो है वो एक अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन देता है। कई जरूरी पदार्थ भी उसमें मिल जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलते हैं, जो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए जरूरी है। तो फिश की मात्रा, जो पेशेंट फिश या चिकन लेते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि हफ्ते में 3 दिन तक ले सकते हैं। उसके बनाने का तरीका थोड़ा सा संयमित रहना चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें ऑयल या घी का प्रयोग नहीं करें अपन, और ग्रिल्ड करके, बेक करके या कम ऑयल में हम उस भोजन को बनाएं। और लगभग 100 से 150 ग्राम एवरी ऑल्टरनेट डे तक वो नॉन वेजिटेरियन फूड को ले सकता है। तो नॉन वेजिटेरियन फूड लेता है, अगर वो बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखता है तो उससे कोई हानि नहीं है। इसके साथ साथ जो दूसरी इसके साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो 20 से 25 ग्राम उस व्यक्ति को लेना चाहिए। जो ड्राई फ्रूट में दो जो ड्राई फ्रूट है, बादाम और अखरोट, अगर हम 20 to 25 ग्राम पर वीक लेते हैं तो अल्जीमर डिजीज होने की संभावना, ब्रेन के ऊपर डायबिटीज का असर होने की संभावना कम हो जाती है। इसी तरह से जो ब्लू फ्रूट है कॉमनली हमारे यहाँ उपलब्ध ताजे नहीं रहते, ब्लूबेरीज वगैरह, जो डब्बा बंद ब्लूबेरीज हैं वो कॉस्टली पड़ती हैं। पर जैसा रियल का ब्लैक करंट, काले अंगूर का जो जूस है, ये सामान्यतः मिल जाता है, और हफ्ते में 2 बार हम इसे लेते हैं। तो यह जो पूरा एक तरह का डायबिटीज शुगर बैलेंस डाइट है,
उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं तीनों खाने के पहले, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के पहले कटोरी भर के सलाद, उसके साथ में थोड़ी मात्रा में 20 से 25 ग्राम हफ्ते में चाहिए तो कम से कम 2-3 बादाम या 1-2 अखरोट वो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के पहले ले लें। तो सुबह का पहला मील है, उसमें जहां तक कोशिश करें कि अपन ग्रेन्स और सीरियल्स कम से कम लें। दाल से बनी चीजों की मात्रा जैसे बेसन का चीला, दाल का चीला, अंकुरित दाल बघार लगा के इनकी मात्रा को बढ़ा दें। जो लोग एग लेते हैं वो एग भी ले सकते हैं। साथ में तीनों खाने के पहले लगभग 10 ग्राम प्रोटीन, वे प्रोटीन पानी में घोल के पीजिए। आजकल पानी में घोलने वाले प्रोटीन आते हैं। वे प्रोटीन भोजन के पहले लेने से, ऑयली सीड भोजन के पहले लेने से, सलाद भोजन के पहले लेने से उसके बाद वाले भोजन की शुगर बढ़ना हो जाती है, शुगर स्टेबलाइज हो जाती है। तो सबसे पहले हम सलाद ले लें, ड्राई फ्रूट लें और 10 ग्राम वे प्रोटीन 1 गिलास पानी के साथ घोल के ले लें। तो उससे भोजन के समय में हम कंट्रोल करने की हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। सुबह का जो पहला भोजन है उसमें हम पोहा, दलिया, उपमा हफ्ता में 2 बार से ज्यादा नहीं लें। जो दाल से बनने वाली चीजें हफ्ता में 5 बार ले। जो व्यक्ति एग खाता है वो हफ्ता में 2 से 3 बार एग ले सकता है। जो चिकन या फिश खाता है वो कम ऑयल में बने चिकन या फिश कटलेट सलाद के साथ में हफ्ता में 2 से 3 बार ले सकता है। जैसा मैंने बताया, रोटी की मात्रा, राइस की मात्रा कम करना है। यूजुअली मैक्सिमम पेशेंट को, अधिकतर पेशेंट का वजन जितना होना चाहिए उससे कम से कम 3 to 5 kg या 3 to 10 kg ज्यादा रहता है। उनको मैं 5 सर्विंग से ज्यादा नहीं बोलता हूँ। मतलब रोटी 1 से 2 सुबह और शाम, राइस दिन में केवल 1 बार, केवल आधा कटोरी, उससे ज्यादा उन्हें नहीं लेना है। वेजिटेबल्स एंड सलाद अनलिमिटेड मात्रा में, कुक्ड वेजिटेबल भी अनलिमिटेड मात्रा में, केवल आलू, शकला, घुइयां, सूरन नहीं लेना। विस्तार से जो डायबिटीज रिवर्सल डाइट है इसके बारे में, या मेंटेनेंस डाइट इसके बारे में है। शुरुआत हम इससे करते हैं। जिनको फिर वजन कम करना पड़ता है उनको वीकली जो डाइटिशियन है डाइट का मेनू बना के देती है, जिसमें डाइट को धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट बनाया जाता है जिससे कि वो वेट लॉस कर सके। पर शुरुआत हम इसी से करते हैं। अब जैसा हमने बोला था यू स्ट्रेस, कि हम शरीर को स्ट्रेस देते हैं, तो ये 4 चीजें हैं जिसे मैं हिंदी में समझाता जा रहा हूँ। पहले तो कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन है। जितनी उस व्यक्ति को कैलोरी की जरूरत है हम विभिन्न टेस्ट के जरिए निर्धारित करते हैं कि मान लीजिए उस व्यक्ति को एवरीडे जो उसकी गतिविधि जीवनचर्या उसके हिसाब से 1800 कैलोरी की जरूरत है, तो हम उससे करीब 500 कैलोरी उससे कम कर देते हैं। हम उससे करीब 1200-1300 कैलोरी का भोजन देते हैं। तो 30% जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है ये बॉडी के ऊपर एक तरह का स्ट्रेस है, यू स्ट्रेस है, अच्छा स्ट्रेस है, जो धीरे धीरे शरीर की ग्रोथ में काम करने वाला है। दूसरा तरीका पीरियोडिक फास्टिंग, 5 दिन खाना खाएं हफ्ते में और 2 दिन उपवास रखें। तो जरूरी नहीं कि 2 लगातार दिन रखें। मंडे ट्यूसडे आपने नॉर्मल डाइट ली, बुधवार के दिन आपने फास्टिंग कर ली, फिर 2 दिन नॉर्मल डाइट ली और फिर सैटरडे को आपने फास्टिंग कर ली। तो इस प्रकार से जब हम 5 to 2 डे फास्ट करते हैं, ये भी डाइट के जरिए यू स्ट्रेस पैदा करना हुआ है। तीसरा तरीका जो लोग लगातार कर सकते हैं कि केवल 8 बजे से लेकर 6 बजे के बीच खाना खाएं, जैसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, और लगभग 14 घंटे का हम फास्ट करें। तो ये भी एक बॉडी के ऊपर स्ट्रेस है। तो ऊपर वाली जो डाइट हमने बताई उसके साथ में इन स्ट्रेटजी को भी लगाना आवश्यक है, जिससे बॉडी को प्रॉपर स्ट्रेस मिले और बॉडी की ग्रोथ हो। आखिरी में फास्टिंग मिमिकिंग डाइट है, जो कि लोग आज के तक में ये वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हो चुका है, और लोग हर 3 महीने में इसको 5 दिन के लिए उपयोग करते हैं। थोड़ा सा कठिन है और ये प्रॉपर मेडिकल चेकअप के बाद होना चाहिए। 5 दिन तक कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बहुत कम हो जाते हैं, फैट और प्रोटीन इस डाइट में दिया जाता है। पर आप इसका ये देखें, एक सिंपल डायग्राम है। ये नॉर्मल, ये रेट के ऊपर, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। ये नॉर्मल सेल दिख रहे हैं, जो रेड सेल दिख रहा है ये इंसुलिन उत्पन्न पैदा करने वाले सेल हैं। को स्ट्रेप्टोसिन नाम की दवाई दी गई, जिसके देने पर उसके पैंक्रियास के रेड सेल खत्म हो जाते हैं। उन चूहों को ये दवाई दे दी गई। अब एक ग्रुप को वैसे ही रखा गया, कुछ किया नहीं गया। दूसरे ग्रुप को ये जो फास्टिंग मिमिकिंग डाइट है, जो कि मैंने बताया, जो आप आजकल ह्यूमन बींग भी लेने लगे हैं, 50 दिन देने के बाद में आप देखेंगे उसके पैंक्रियास जैसा पहले था वैसे ही बाद में बन गया है। तो एक दवाई से पूरी तरह से पैंक्रियास डिस्ट्रॉय होने के बाद में जिस ग्रुप को फास्टिंग मिमिकिंग डाइट नहीं दी गई उसका पैंक्रियास अभी तक डैमेज है। इंसुलिन बनाने के कोई भी सेल, रेड डॉट हार्डली कोई भी दिख रहे हैं, और जिसे फास्टिंग मिमिकिंग डाइट दी गई उसके अंदर रेड सेल बनना शुरू हो गए। तो जो FMD है, फास्टिंग मिमिकिंग डाइट है, जो आज के तारीख में बहुत लोग हर 3 महीने में 5 दिन के लिए उपयोग करते हैं, वो बॉडी में स्टेम सेल का प्रोडक्शन कर देते हैं। स्टेम सेल जो बेसिक सेल है वो किसी भी अंग को जाके बना देते हैं। तो पहले स्टेम सेल के लिए लोग बहुत पैसा खर्च करके ट्रीटमेंट भी कराते हैं, पर एक बहुत सस्ता तरीका है। पर हाँ, जो फास्टिंग मिमिकिंग डाइट है वो मेडिकल सुपरविजन के अंदर आपको करना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और भी एडवांसमेंट किए हैं, जिसमें हम पेशेंट को एक लंबे क्वेश्चन की फेहरिस्त देते हैं और उसके आंसर के आधार पर निकालते हैं कि उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो कैसा है, उसके जीन्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं हो रहा, उसके ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है जिसके द्वारा उसका ब्रेन फंक्शन निर्धारित होने वाला, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही है, और उनके आधार पे इस डाइट को और फाइन ट्यून किया जाता है। तो बेसिक डाइट जैसा मैंने बताया ये चालू की हमने से,
फिर हमने कैलोरी को कम करके, खाने के टाइम को कम करके या खाने की मात्रा को बहुत कम करके उसके बॉडी को स्ट्रेस देके स्टेम सेल का प्रोडक्शन शुरू किया। फिर हमने उसके जीन्स का रिपेयर शुरू किया डाइट और सप्लीमेंट देके। उसी के साथ साथ हमने ब्रेन के फंक्शन को ऑप्टिमाइज किया गया। तो हम देखेंगे कि जो डाइट है ये डायबिटीज से रिकवरी, किसी भी बीमारी से रिकवरी का एक सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है, जो कि किसी भी दवाई से, आज तक कोई भी दवाई इतनी पावरफुल नहीं है कि इतने सारे फर्क किसी व्यक्ति के अंदर कर सके। और अगर वो व्यक्ति सिंसियरली, रिलीजियसली इनका पालन करता तो हम लोग ने चमत्कारिक रिकवरी होती हुई भी देखी है डायबिटिक पेशेंट की। सेकंड इंटरवेंशन हो गया रेस्पिरेशन, जो इस तरह का रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है। 30 तरह की रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज हैं जो कि किसी ना किसी कंडीशन के लिए वैज्ञानिक तौर पर उपयोगी पाई गई हैं। 100 तरह की एक्सरसाइज करना कि ना तो इंडिकेटेड है ना लाभकारी है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो किसी पर्टिकुलर तरह के व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर बहुत अनकंट्रोल्ड तरीके से की गई तो ब्लड प्रेशर के मरीज, जिससे पहले ब्रेन में कोई ट्रबल हो चुका है, जिसका हार्ट वीक है, उसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए कि उस व्यक्ति के मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से, उसके वेगस की कंडीशन के हिसाब से, उसके ब्रेन की कंडीशन के हिसाब से 3 से 6 एक्सरसाइज उस व्यक्ति को सिखाई जाती हैं। और उसमें से मैं कुछ एक्सरसाइज का आपको वर्णन दे रहा हूँ। पहला तो कोहेरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो सब लोग कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, आप आज से शुरू कर सकते हैं। 4 सेकंड गहरी में सांस लें, फिर उसके बाद 6 सेकंड में उस सांस को छोड़ दें। मतलब 4 सेकंड आपने सांस ली और 6 सेकंड में छोड़ दी। इसका मतलब है कि एक सांस लेने और छोड़ने में 10 सेकंड लगा। 1 मिनट में लगभग 6 ब्रेथ आप लोगे। इस 6 ब्रेथ 1 मिनट में लेने पर जब हम 5 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर का जो वेगस का एंटी इन्फ्लेमेटरी रिफ्लेक्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म है, वो ट्रिगर हो जाता है और जो बॉडी डैमेज की प्रक्रिया है उसको वहीं से ब्रेक लगना शुरू हो जाता है। सेकंड थिरुमूलर प्राणायाम है, जिसमें हम ऑल्टरनेट नाक से ब्रीदिंग करते हैं। 2 सेकंड का इनहेलेशन किया, 8 सेकंड हमने सांस को रोका और 4 सेकंड हमने सांस को दूसरी नाक से छोड़ दिया। 20 मिनट की इस एक्सरसाइज करने के बाद में जो ग्रोथ फैक्टर्स है, ग्रोथ फैक्टर्स का मतलब है कि जो बॉडी के टिश्यू को जो डैमेज हो गया, जो क्षय हो गया है, उसे फिर से बनाने वाले जो पदार्थ जो बॉडी नेचुरली निकालती है वो बनना शुरू हो जाते हैं। जो बच्चों में सबसे ज्यादा बनते हैं, जैसे जैसे उम्र कम बढ़ती है ग्रोथ फैक्टर बनना कम हो जाते हैं। उसी तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकलना शुरू हो जाते हैं और स्ट्रेस रिडक्शन चालू हो जाता है। तो अगेन 20 मिनट की ये एक्सरसाइज भी लोग प्रतिदिन समय के हिसाब से कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज में डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ, अभी इस समय में ऑनलाइन जूम पे डिमॉन्स्ट्रेट करना संभव नहीं है। इस एक्सरसाइज में हम अपनी सांस की गति को कम करते करते रोक देते हैं और आप लोग अपन देखा होगा जो फिंगर से लोग ऑक्सीजन नापते हैं, हम अपने ऑक्सीजन को 85% से भी ज्यादा कम कर पाते हैं। जब ऐसा होता है तो बॉडी के अंदर स्टेम सेल प्रोडक्शन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। पर अगेन यह एक्सरसाइज कई लोग के लिए डेंजरस या जानलेवा भी हो सकती है। बिना डॉक्टर के परमिशन के, बिना प्रॉपर चेकअप की यूज ना करें। बट हाइपॉक्सिक ब्रीदिंग एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। इसे निषेध रेचक प्राणायाम के नाम से बहुत प्राचीन काल से जाना जाता था, अभी विम हॉफ ब्रीदिंग इसको कहते हैं। और इस 3 साइकिल किए जाते हैं। नेवर डू विदाउट प्रॉपर मेडिकल असेसमेंट। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, सीओपीडी है, लंग की प्रॉब्लम है, जिनकी एज ज्यादा हो गई है, उन्हें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। पर यह एक्सरसाइज एक पावरफुल यू स्ट्रेस मैकेनिज्म है कुछ लोगों के लिए, जो कि बॉडी की ग्रोथ को बढ़ा देता है। अब हाइपॉक्सिक ब्रीदिंग, जैसे वृद्ध लोग हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, उनको हम दूसरे तरीके से हाइपॉक्सिक, इतनी स्ट्रांग वाली हाइपॉक्सिक ब्रीदिंग नहीं सिखाते। उनको ऑब्जर्व करके उनके अपने सामने बैठा के हाइपॉक्सिक ब्रीदिंग सिखाते हैं, जिससे कि उनके अंदर स्टेम सेल का प्रोडक्शन बढ़े, बॉडी को प्रॉपर यू स्ट्रेस मिले, जिससे कि ग्रोथ उनकी चालू हो जाए। बहुत सारे ऐप भी मिलने लगे हैं जो कि फ्री हैं। आप डाउनलोड करके जब एक बार अपने चिकित्सक से मिलकर और उन ऐप की सहायता से सामने रख के आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो ये कोहेरेंट ब्रीदिंग है, जिसमें हमको 10 सेकंड में एक सांस मतलब पूरी करना, लेना है, छोड़ना है। इसमें 5 सेकंड का साइकिल दिखाएगा, तो आप नाक से गहरी सांस लीजिए और 5 सेकंड में, और 5 सेकंड में छोड़ दीजिए, मुंह से छोड़ दीजिए। तो नाक से लेंगे और मुंह को गोल करते हुए छोड़ दीजिए। मिनिमम 5 साइकिल करना है। तो जब आप इसको 10 से 15 मिनट के ऊपर करते हैं तो इसका बेनिफिशियल इफेक्ट रेगुलर तौर पर करेंगे तो बॉडी में देखने मिलता रहेगा। वेगस जो नर्व है ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी और पूरी बॉडी में हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये बेसिकली जो हार्ट बीट का चढ़ना उतरना, ये हार्ट बीट का चढ़ना उतरना एक्सरसाइज के पहले आप देख रहे हैं इरेगुलर हो रहा है और एकदम स्मूथ पीक्स एंड वैलीज बनने लगते हैं। जैसे ही हमारा हार्ट, ब्रेन और लंग सिंक्रोनाइज होते हैं, पूरी बॉडी में जो सुधार बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, हीलिंग बोलते हैं, उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये थिरुमूलर प्राणायाम हमने आपको बताया था। नाक से हमने पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लिया 2 सेकंड में, दोनों नॉस्ट्रल को बंद कर लिया 8 सेकंड तक। फिर राइट नॉस्ट्रल से हमने 4 सेकंड में सांस को छोड़ दिया।
अगेन उसी राइट नॉस्ट्रल से या राइट नथने से हमने गहरी सांस ली 2 सेकंड, गहरी सांस नहीं भी है तो सांस ली हमने, 8 सेकंड के लिए हमने सांस को रोका और 4 सेकंड में हमने लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ दिया। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से या लेफ्ट नथने से साइकिल फिर शुरू हो जाएगा। 20 मिनट्स के बाद में बॉडी के ऊपर आश्चर्यजनक प्रभाव इस एक्सरसाइज के दिखने लगते हैं। ये साइक्लिकल ब्रीदिंग है, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये एक तरह का बेसिकली ये भी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है, जिसमें 6-6 सेकंड का ब्रेथ होल्ड आपको करना है। सांस ली, ब्रेथ होल्ड किया, सांस छोड़ी, ब्रेथ होल्ड किया, सांस ली, ब्रेथ होल्ड किया, तो 6-6 सेकंड के आपको साइकिल करना है। ये एक तरह का माइल्ड हाइपोक्सिक ब्रीदिंग है, थोड़ी सी ऑक्सीजन कम होगी। और अगेन बहुत सारे लोग इसे, इवन जो वृद्ध लोग हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम, वो भी कर सकते हैं। यह देखा गया कि जब हम बॉडी में ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए, बॉडी को ऑक्सीजन से थोड़ी देर डिप्राइव करते हैं, थोड़ा सा वंचित करते हैं, तो बॉडी में बहुत सारी ग्रोथ की प्रक्रियाएं चालू हो जाती है। ये 2 एक्सरसाइज, एक राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है जो सुबह उठ के की जाती है आफ्टर मॉर्निंग स्ट्रेचेस, जो हम बाद में देखेंगे, और शाम को 4 से 6 बजे के बीच हमको थोड़ा सा थकावट लगने लगती है, फिर भी अभी हमको सोने में 4-5 घंटे है। रात में बिल्कुल नहीं करें, जिससे नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। जब हम राइट नथने से तेज सांस लेते और छोड़ते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन, जो राइट हैंडेड लोग हैं, अधिकतर लोग रहते हैं, उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। लेफ्ट ब्रेन हमको एक्टिवेटेड करता है, रिलैक्सेशन से निकाल के हमको एक्टिवेशन की अवस्था में ले जाता है। जब हम सोने वाले हैं तो हमको लेफ्ट नॉस्ट्रल से स्लो ब्रीदिंग करना और छोड़ना है, ये सोने के पहले की जाती है। जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। राइट ब्रेन जो है बेसिकली रेस्ट एंड डाइजेस्ट की फेज को, रिलैक्सेशन की फेज को चालू करता है। तो ये नींद के पहले और ये जागने के बाद, जिससे दिन भर हमें काम करने की पावर मिलती है। अब हम आते हैं जो तीसरा इंटरवेंशन है, दैट इज एक्सरसाइज। तो ये लिस्ट है 40 से ज्यादा बीमारियों की, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज 40वें नंबर पे लिखा है। इन सारी बीमारियों पे, जिसमें कई तरह के कैंसर, कई तरह की अल्जीमर जैसी डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारी बीमारियां एक्सरसाइज से आश्चर्यजनक रूप से इनमें रिकवरी होने लगती है, इनकी कंडीशन में सुधार होने लगता है। अब जो बेसिक एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन है, कुछ लोग को थोड़ा सा देख के आश्चर्य होगा, 10,000 स्टेप प्रतिदिन चलना है, या किसी अन्य तरह की एरोबिक एक्सरसाइज, चलना, दौड़ना, या स्विमिंग करना, या साइकिल चलाना। कुछ मात्रा में योगा, मस्कुलर एक्सरसाइज, शॉर्ट मस्कुलर एक्सरसाइज खाने के पहले और बाद में 3 मिनट की एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, और एक्सरसाइज बिटवीन एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज स्नैकिंग जिसे हम कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको देख थोड़ा सा डर गए होंगे, लेकिन ये संभव है। और अगेन, अब 1 या 2 दिन के प्रयास में ही अधिकतर मरीजों को मैंने देखा कि वो करने लगे, और बड़ा वो गर्व से हमको बताते हैं कि डॉक्टर साहब, तो कुछ लोग मैसेज भेजते हैं कि 10,000 स्टेप से ज्यादा कर रहे हैं लगातार, 1 महीना हो गया, हम अब 12,000 स्टेप करने लगे हैं। तो ये एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए। ये मॉर्निंग स्ट्रेचेस हैं, जो कि हम सुबह सो के उठते बिस्तर के ऊपर ही कर सकते हैं। ये बेसिकली हमको एक्टिवेट कर देते हैं। ये आर्म स्विंगिंग एक्सरसाइज है, जो कि 10-15 बार हम करेंगे। ये शुगर कंट्रोल के लिए जरूरी है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं देने की कोशिश करूंगा। और ये शॉर्ट मस्कुलर एक्सरसाइज है, जो खाने के पहले करना है। ये देखिए, ये 3-4 एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज के हमको 10 रिपीटिशन करना है। ये एक सेट हुआ, 1 मिनट में ये चारों एक्सरसाइज के 10-10 रिपीटिशन हो जाएंगे, और ऐसा 3 बार करना है, तो 3 मिनट हमको लगेगा। जब हम ये एक्सरसाइज ब्रेकफास्ट के जस्ट पहले, लंच के जस्ट पहले, शाम के नाश्ते के जस्ट पहले और डिनर के जस्ट पहले करते हैं, और उस भोजन के करीब 45 मिनट बाद अगर हम कर ले, तो हमारी शुगर स्थिर हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। तो बिना दवाई बढ़ाए, जैसा हम सभी चाहते हैं कि दवाई ना बढ़ाना पड़े और शुगर कंट्रोल हो, तो इस तरह की जो एक्सरसाइज है, शॉर्ट मस्कुलर एक्टिविटी, ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। ये जो एक्सरसाइज है, ये अगर आपके पास में एरोबिक एक्सरसाइज करने का और 10,000 स्टेप चलने का टाइम नहीं है, तब आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। परंतु ये एक्सरसाइज सभी के लिए नहीं है। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, जिनका हार्ट वीक है, जिन्हें अस्थमा की शिकायत है, जिनकी एज ज्यादा हो रही है, जोड़ों में ट्रबल है, उनको ये एक्सरसाइज नहीं है। पर ये बहुत शॉर्ट टाइम हो सकती है, जिसे हम इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं। करीब 5 से 8 मिनट हम वार्म अप करते हैं बॉडी को, और 1 मिनट के लिए अत्यधिक तेज गति से दौड़ते हैं, और 1 मिनट के बाद में फिर हम 2 मिनट के लिए स्लो चलते हैं, और फिर 1 मिनट तेज गति से दौड़ते हैं। ऐसा 3 से 5 राउंड अगर हम कर लें, तो हमें लगभग 30 से 40 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज, या लगभग 5,000 स्टेप का फायदा 20 मिनट 25 मिनट के अंदर ही मिल जाता है। पर ये एक्सरसाइज सबके लिए नहीं है, अपने डॉक्टर की परमिशन के बिना ये एक्सरसाइज नहीं करें। अब मस्कुलर एक्सरसाइज के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है। जैसे जैसे लोग वृद्ध होते बोलते हैं कि हमें मस्कुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, ऐसा लोग कहते हैं। कौन कहता है ये नहीं मालूम, पर यह ध्यान रखें कि जैसे जैसे हमारी उम्र हो रही है, हमारी मांसपेशियों का क्षय हो रहा है। मांसपेशियां शरीर के लिए बहुत ही जरूरी अंग है। जिसका क्षय हो रहा है उसे बना के रखना है। कैसे बना के रखेंगे? प्रॉपर प्रोटीन की मात्रा लेंगे, और मसल्स को हम स्ट्रेस देंगे, यू स्ट्रेस देंगे, जिससे कि उनमें ग्रोथ हो। जब तक हम मसल को स्ट्रेस नहीं देंगे, उनमें ग्रोथ नहीं होगी। मसल्स के अंदर मायोकाइंस नाम के केमिकल निकलते हैं, जो पूरे शरीर में जाने वाले हैं, और हड्डी से लेके ब्रेन, किडनी, पेंक्रियाज,
सभी को सपोर्ट करने वाले हैं। जो फिट जैसी जो जो हैवी जो वेट ट्रेनिंग है वो स्टेम सेल का प्रोडक्शन तक करने में सक्षम पाई गई है। स्टेम सेल का मतलब है कि बॉडी की रीबिल्डिंग की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। अगर हम बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं भी कर पाए तो जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, जैसे ये सिंपल एक्सरसाइज है जो स्ट्रेचिंग बैंड के हिसाब से, जो कि बहुत बहुत लाइट भी आती हैं, आप बिना किसी चीज के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बॉडी वेट के साथ में मस्कुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें कि 3 मिनट का ये पूरा मस्कुलर एंड एरोबिक एक्सरसाइज का एक शेड्यूल है। तो ये एक्सरसाइज करना हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है। एक्सरसाइज बिटवीन एक्सरसाइज, आप घर में खाली बैठे हैं, आप ऑफिस में खाली बैठे हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहिए। जैसे एक्सरसाइज डेस्क साइकिल है जो डेस्क के नीचे लोग चलाते रहते हैं, अपने टेबल के ऊपर ये एक हैंड एक्सरसाइजर रख लीजिए, हर थोड़ी देर में इससे स्क्वीजिंग करते रहिए। ये देखा गया है कि जब हम दिन भर कोई ना कोई मूवमेंट करते रहते हैं तो मृत्यु दर 40% तक कम हो जाती है और स्वस्थ रहने की दर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक्सरसाइज के बारे में था। अब कैसे, कई बार लोग बोलते साहब सब कुछ ठीक, पर एक्सरसाइज करने की हमारी इच्छा ही नहीं होती। तो ये मैंने आपको एक शेड्यूल दिखाया हुआ है जिसमें कि हम छाती के ऊपर टैपिंग करते हैं। टैपिंग जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, दोनों जो हंसलिकाएं उसके नीचे, जो पसली के निचले हिस्से में हमारी जो ब्रेस्ट बोन है उसके ऊपर, इनके ऊपर जब हम लगातार टैपिंग करते हैं, या दोनों घुटनों के जो साइड में हम टैपिंग करते हैं, और हम कल्पना करें कि हमें एक्सरसाइज करने से फायदा होने वाला है, तो धीरे धीरे हमारी एक्सरसाइज करने की इच्छा जागृत हो जाती है। ये बेसिकली बॉडी के जरिए ब्रेन को जागृत करने की कोशिश है। जो सब कॉन्शियस ब्रेन, अगर हम उसको बोलते रहे किसी को भैया तुम एक्सरसाइज करो करो तुम्हारे स्वास्थ्य की जरूरी है, कोई कहता रहेगा साहब थकावट बहुत लगती, इच्छा नहीं होती। पर जब हम बॉडी के जरिए संदेश पहुंचाते, क्योंकि जो सब कॉन्शियस ब्रेन है वो बातचीत को नहीं समझता, वो बॉडी के दिए संदेश को समझता है। तो इस तरह की जो टैपिंग है, यह टैपिंग करने पर उस व्यक्ति के अंदर, और साथ में जो इस तरह के पॉजिटिव थॉट लाने पर, वो किसी भी तरह की हैबिट को चेंज करने में सक्षम होता है। तो एक्सरसाइज हैबिट को चालू करने के लिए टैपिंग की एक्सरसाइज है जो कि हम पर्सनली लोगों को बता सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज की हैबिट जो हम ब्रेन के जरिए चेंज कर रहे हैं, ये हमको मेंटल मैनेजमेंट की तरफ लाती है। अब मेंटल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डायबिटीज के लिए। हमारे ब्रेन के 3 हिस्से हैं। नियो ब्रेन जो सोचता समझता है, एक पशु ब्रेन जिसे हम लिम्बिक ब्रेन कहते हैं जो कि हमारे खाने पीने की इच्छा, चलने फिरने की इच्छा को बताता है, और तीसरा ब्रेन है जिसे हम सर्प ब्रेन या सर्प बुद्धि कहते हैं, रेप्टिलियन ब्रेन। ये हमारी सुरक्षा करता है। अब रेप्टिलियन ब्रेन कुछ देख नहीं सकता, इसको तो कहीं से भी इनडायरेक्ट मैसेज मिलता है कि हम खतरे में हैं, और ये तुरंत एक सैनिक की तरह, कमांडो की तरह बंदूक लेकर गोली दागना शुरू कर देता है। परंतु आज के लाइफ में ये जो गोली दागने का काम है ये तो कहीं से भी हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को तनाव है, माता पिता में लड़ाई हो रही, तनाव है, ऑफिस में प्रॉब्लम हो रहा, तनाव है, और जैसे ही ये थ्रेट का मैसेज ब्रेन को मिला तो हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है, जो सर्प बुद्धि है, वो बंदूक दागने चालू करती है। उसकी गोलियां क्या है, काम करना बंद कर दो, खाना बहुत खाओ, अपने बिहेवियर को चेंज कर लो, हर एक व्यक्ति को शक की नजर से देखो, हर एक व्यक्ति को दुश्मन समझो, और ऐसे केमिकल का प्रोडक्शन करो जो कि शॉर्ट टर्म में तो कुछ सुरक्षित है, परंतु लॉन्ग टर्म में बॉडी के अंगों को डैमेज करने लगे। तो इस रेप्टिलियन ब्रेन को, सब कॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए हमको जो मेंटल मैनेजमेंट की जरूरत है। हम कंटिन्यूसली थ्रेट रिस्पॉन्स को दिन में कई बार जागृत करते जाते हैं। थ्रेट रिस्पॉन्स हमारे बिहेवियर को, हमारे खाने पीने की इच्छा को बदल देता है। गलत फूड का हम चॉइस का चयन करते हैं, हमारे बिहेवियर को बदल देता है। हम हमेशा रिएक्ट हो जाते हैं, नाराज बने रहते हैं, इम्पल्स कंट्रोल नहीं रहता, और हम थ्रेट की अवस्था में रहते हैं। तो कई तरह की जो तरीके हैं जो कि जो मेल एडाप्टिव ब्रेन का बिहेवियर है, जो रेप्टिलियन ब्रेन का बिहेवियर है, उसको कंट्रोल करने के लिए काम में आते हैं। बहुत बार लोग मोटिवेशन, बार बार कोई किताब पढ़ रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई किसी व्यक्ति को समझा रहा है, पर मोटिवेशन फेल क्यों हो गया? क्योंकि जो ये रेप्टिलियन ब्रेन है इसके ऊपर स्पीच का कोई प्रभाव नहीं है। तो बार बार ये कहने से कि तुम चिंता नहीं करो, तनाव नहीं करो, तुम बिहेवियर को सुधार लो, वो व्यक्ति सुधरता नहीं है। और अल्टीमेटली उसके बिहेवियर को सुधारने के लिए हमको मेंटल मैनेजमेंट को देखना पड़ता है। 2 तरह की मेडिटेशन है जिसमें बताऊंगा, पर अगेन ये मेडिटेशन भी सपोर्टिव है। कई बार लोग सिर्फ मेडिटेशन करके सोचते हैं कि उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो तनावग्रस्त नहीं होंगे, पर आपने बहुत लोग को देखा होगा कि उसके बाद भी होते रहते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन को ये मैसेज, सबकॉन्शियस ब्रेन को ये मैसेज नहीं जा पा रहा। दूसरे कई तरीके हैं जिनके बारे में मैं शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन है जो सबसे सिंपल और इफेक्टिव है। बहुत बार लोग इस मेडिटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसको बहुत महत्व नहीं देते। सिंपली आप सांस लें और छोड़ें, पूरी तरह से अपना जो कंसंट्रेशन है वो सांस के ऊपर केंद्रित करें, या अपने नाक में जो अनुभव हो रहा है या नाक से जो सांस अंदर जा रही है उस पर केंद्रित करें। 1 से लेकर गिनना शुरू करें, 10 तक जाएं, और फिर 10 से वापस 1 तक गिने, और फिर 1 से 10 तक जाएं। जितनी देर भी आप कर सकते हैं सिटिंग अवस्था में करना है। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, लेकिन लोग को, इसलिए लोगों को लगता है
पता नहीं इसका असर होगा कि नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, इससे फर्क क्यों पड़ता है? जैसे ही हम बॉडी सेंसेशन के ऊपर ध्यान डालना शुरू करते हैं तो हमारा जो नियो ब्रेन है, जो कि सोचता समझता है, जो समय समय पर इस रेप्टिलियन ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है, इस पशु ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है, वो जागृत हो जाता है। अधिकतर समय में ये ब्रेन बेचारा सुप्त पड़ा रहता है, केवल यही एक्टिवेटेड रहते हैं। तो जैसे जैसे हम बॉडी सेंसेशन के ऊपर ध्यान देते हैं तो नियो ब्रेन की पावर या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है और वो इन दोनों चीजों के बिहेवियर को या इन दोनों चीजों के रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए हमको ये एक्सरसाइज करना है। सेकंड एक्सरसाइज माइंडफुलनेस एक्सरसाइज। अगेन लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि भाई इसमें तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो व्यक्ति शांति से एक जगह बैठ जाता है, उस आंखों से वो सिंपली हर चीज को नोटिस करने की कोशिश करता है बिना किसी जजमेंट के। कमरे की दीवारों का रंग, कमरे का फर्नीचर, किसी कौन सा मोड़ है, किसी तरफ कौन सी चीज रखी गई है, उसके आस कान में किस तरह की आवाज जा रही है, एसी की आवाज आ रही है, पंखे की आवाज आ रही है, बाहर गाड़ियों की आवाज आ रही है, घर में कोई बात कर रहा है उनकी आवाज आ रही है, कोई कीड़े के या चिड़िया के चहचहाने की आवाज आ रही है, मुंह के अंदर टेस्ट कैसा लग रहा है, वो जिस कुर्सी में बैठा उसका टच उसको कैसा है, हवा उसके चेहरे पे कैसी महसूस हो रही है, उस वातावरण में कैसी गंध है या सुगंध है। जब वो पूरी तरह से इस 5 सेंसेस को इन्वॉल्व कर लेता है, अभी जो नियो ब्रेन है, जो ब्रेन जो कि हमारे रेप्टिलियन ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है और हमको सही रास्ते पर डाल सकता है, वह एक्टिवेट होता है। तो जब हम कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस मेडिटेशन मिनिमम 12 मिनट केवल चाहिए आपको। इसलिए विज्ञान सिद्ध कर चुका कि 12 मिनट पर डे अगर हम करने लगते हैं तो 2-3 वीक्स के बाद में आपका जो नियो ब्रेन है वो इतना पावरफुल होने लगता है कि आपके बहुत सारे इंपल्सेस को वो कंट्रोल करने में सक्षम हो जाता है। जब आपका नियो ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है तो हम दिन भर एम एंड आर्ट कर सकते हैं। एम का मतलब है एम थिंकिंग। हर 1-2 घंटे में सोचिए व्हाट इज माय एम, जो हेल्थ के लिए, मेंटल पीस के लिए, रेपुटेशन के लिए, जॉब के लिए क्या है। आई, इस समय में इस इंस्टेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा इंटेंशन मेरे एम को फुलफिल कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो मेक अ मूव। अगेन जब हम अपने जो दोनों तरह के मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम एम थिंकिंग को बार बार करने लगेंगे, हम खुद ही, हमारा ब्रेन हमको सजेस्ट करने लगता है। तो इस एम थिंकिंग को जब हम बार बार करते हैं तो उसके साथ में हमारा जो थिंकिंग का नजरिया है वो बदलने लगता है। जब थिंकिंग बदलती है तो बिहेवियर भी बदलने लगता है। अब जैसा मैंने बोला कि जो हमारा जो जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो कई बार बातचीत से नहीं समझता है, तो कुछ बॉडी से कैसे मैसेज दें। तो ये 2 तरह की जो एक्सरसाइज, जिसको हम अब भुजंगासन या सर्पासन भी कहते हैं, इस अवस्था में आना जो सॉस स्ट्रेस है जैसा इसमें दिखाया गया है, जब हम ये दिन में 2-3 बार करेंगे, जितनी बार कर सकते उतनी बार करें, यूजुअली मॉर्निंग और 4 PM रिकमेंडेड है, तो भी हमारे ब्रेन को पॉजिटिव मैसेज जाकर और जो हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो थोड़ा सा हमारे नियो ब्रेन के कंट्रोल में आने लगता है। अगेन ये एक विशेष तरह की ब्रीदिंग है जिसमें कि हम अपने जो नीचे घुटने में ये दिखाया गया इस स्पॉट की मसाज करते हुए हम तेज गति से करते हैं, जैसे कपालभाति और भास्त्रिका, उतना तेज नहीं, पर हाँ कंट्रोल हम हाइपरवेंटिलेशन करते हैं। ये भी मॉर्निंग और 4 PM भी किया जाता है। यह भी हमारे नियो ब्रेन को एक्टिवेट करता है और जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसको धीरे धीरे रेगुलेट करना शुरू करता है। ये 2 प्रेशर पॉइंट बताए गए, यह भी वैज्ञानिक अध्ययनों में सिद्ध हुआ कि इनके ऊपर प्रेशर देना, पर ये भी हम दिन में कई बार मल्टीपल टाइम ऑफ द डे कर सकते हैं, उठने के बाद भी कर सकते हैं, बिफोर स्लीप भी कर सकते हैं। ये हमारे नियो ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं और सबकॉन्शियस ब्रेन को ये रेगुलेट करते हैं। एक जो पिछले 1 वर्ष में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक मोटर ट्रेनिंग शुरू की, जिसमें ये आपने देख रहे होंगे कि ये 4 स्क्वायर बने हुए हैं और एक रिकॉर्डेड मैसेज, ये सिंपली कंप्यूटर दिख रहा है पर आप मोबाइल फोन के जरिए भी रिकॉर्डेड मैसेज 1 2 3 4 दे सकते हो और उसे बिना देखे, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो जब भी जो कमांड मिलता है उसको उस स्क्वायर के ऊपर कदम डालना पड़ता है, वो चल के आ जाता है। वो हम ये लगातार 5 से 8 मिनट प्रतिदिन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत हाई क्लास इन्वेस्टिगेशन है जो दिखा रहा है कि क्वाड्रेटो मोटर ट्रेनिंग के पहले और बाद में तो आप देखेंगे कि जो हायर ब्रेन और लोअर ब्रेन है इन दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग होता जा रहा है। तो उस व्यक्ति की सोचने समझने की पावर, उस व्यक्ति की इम्पल्स कंट्रोल की पावर, उस व्यक्ति की अपने आप को मैनेज करने की पावर बढ़ती जाती है। तो अगेन इसमें कोई भी कुछ भी मेडिटेशन जैसा नहीं है, पर ये मेडिटेशन के सारे बेनिफिट दे रहा है, तो इसे बॉडी बेस्ड ट्रेनिंग कहते हैं। अब आखिरी में हम स्लीप की तरफ आते हैं। जो जीवन का 30% टाइम हम सोते हुए गुजारते हैं, जो कि पैसिव स्टेट नहीं है, ये बेसिकली एक एक्टिव स्टेट है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक एक्टिव स्टेट है। ये बेसिकली बॉडी की रीग्रोथ के लिए, रिकवरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेट है।
बहुत ज्यादा और बहुत कम, जैसे एक दवाई रहती ना बहुत ज्यादा अच्छी ना बहुत कम अच्छी, जैसे हमने कुत्ते को पानी देते देखा था ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा कम। और स्लीप क्वालिटी प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम देखें तो 33% जो एडल्ट पॉपुलेशन इंडिया इंडिया का नंबर कम स्लीप में वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आता है। सबसे कम स्लीप है 6 घंटे की जापान में, और इंडिया की है 6 घंटा 20 मिनट एवरेज स्लीप है एडल्ट पॉपुलेशन में। जिन पेशेंट को डायबिटीज ब्लड प्रेशर है उनमें 50% से भी ज्यादा लोग की स्लीप प्रॉपर नहीं है। अगर स्लीप 6 घंटे से कम है या 8 घंटे से ज्यादा है तो कई तरह के बॉडी के ऊपर खराब असर आने वाले हैं। कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी से लेके ब्लड शुगर बढ़ने से लेके इन्फ्लेमेशन बढ़ने तक कई तरह के खराब असर आने वाले हैं। तो इसलिए स्लीप को रेगुलेट करना जरूरी है। ये स्लीप हाइजीन है जिसके बारे में हम कहीं भी आप अगर नेट पर डालेंगे तो स्लीप हाइजीन के चार्ट मिल जाएंगे। कंफर्टेबल स्लीप एनवायरनमेंट होना चाहिए। बिस्तर के ऊपर स्लीप और इंटीमेसी के अलावा कोई दूसरा हमको काम नहीं करना। एक्सरसाइज सोने के 4-5 घंटे के पहले कर ले। इलेक्ट्रॉनिक और उपकरण खासकर ब्लू स्क्रीन मोबाइल फोन अगर आपने उपयोग किया, बहुत लोग बोलते हैं उसके देखने के बाद ही नींद आती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप ठीक नहीं रहती। सोने के 2 घंटे के अंदर फूड, कैफीन, चाय और कॉफी और अल्कोहल नहीं लेना। अल्कोहल से तुरंत स्लीप आ जाती है पर उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब रहती है। कई तरह की हम टेक्निक जैसे हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह बताई थी वो हम सोने के पहले कर सकते हैं। अगर हमें 20 मिनट में नींद नहीं आई है, बिस्तर छोड़ दें, कुछ और काम करें और फिर बिस्तर पे जाए। जब हम लगातार बिस्तर पे पड़े रहते हो स्लीप नहीं आती तो धीरे धीरे बिस्तर, हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन बिस्तर और ना सोने के बीच में कनेक्शन बना लेता है। तो जब हम बिस्तर पे जाते हैं हमारे दिमाग में घंटी शुरू हो जाती है कि नींद आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए बिस्तर को 20 मिनट में छोड़ दी जाए। ये कुछ माइंडफुलनेस टेक्निक है जो स्लीप के लिए हम स्लीप इंडक्शन के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगेन इसमें बॉडी के ऊपर किस तरह से फोकस करना है ये दिखाया गया है। जैसा कि इसमें उंगली के ऊपर वो व्यक्ति फोकस कर रहा है, अपने जो नाक से भाप सांस निकल रही है उसको उंगली के ऊपर फोकस कर रहा है। तो हम माइंडफुलनेस टेक्निक का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे हम हमारी जो स्लीप क्वालिटी है उसके बाद में बढ़ जाती है। ये स्लीप के पहले करने वाले कुछ योगासन है। अगेन इस तरह के योगासन हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। वेगस नर्व बेसिकली रिलैक्सेशन की नर्व है। हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग के बारे में ऑलरेडी देखा, स्लो डीप ब्रीदिंग करेंगे और साथ में 2 एक्यूप्रेशर स्पॉट्स हैं, इनको जब हम मसाज करते हैं तो भी हमारे स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। अब आज के तक में बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं जो कि स्लीप इंडक्शन को चालू कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर की सलाह से इन ऐप का उपयोग कर सकते हैं। मिर्गी के मरीज या बहुत ज्यादा मानसिक तनाव या साइकेट्रिक बीमारी के मरीज इन ऐप का उपयोग नहीं करते। विशेष तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो आप हेडफोन की सहायता से सुनते हो। कुछ तरह के मशीन जो इंस्ट्रूमेंट वो डायरेक्ट कान के जरिए वेगस नर्व को जो हमने बताया था उसको स्टिमुलेट कर देते हैं और इसके द्वारा स्लीप का या रिलैक्सेशन को इंड्यूस कर देते हैं। और ये चिकित्सक की सलाह से करना चाहिए। तो इन सारे तरीकों से ड्रेम से डाइट, रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, स्लीप ट्रेनिंग और मेंटल मैनेजमेंट से हम अपने जो डायबिटीज के सत्तर के नीचे रहने वाले सारे अंग हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं। और डायबिटीज का जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है, रिवर्सल शुगर का नहीं, पूरी बॉडी की हम कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम हम लोग आपको पिछले बार भी मैं बता चुका हूँ, ये प्रोग्राम जो हम लोग ने शुरू किया था ये राष्ट्रीय रूप से प्रशंसित और पुरस्कृत प्रोग्राम है। 2017 में इसको बेस्ट पेपर का प्राइज मिला था और 2020 में इसी रिसर्च को इनोवेशन का अवार्ड मिला था, राष्ट्रीय अवार्ड मिला था, जिससे ये सिद्ध हो सका कि डायबिटीज के पेशेंट की दवाई बिना बढ़ाए उनकी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ केवल शुगर ही नहीं, शरीर के ऊपर डायबिटीज के जितने भी खराब प्रभाव है, कुप्रभाव है, उनको कम किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहती हूँ कि एक जो मिथक है आप जिसको कह सकते हैं सर, कई बार लोगों का ये प्रश्न होता है कि जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वो लोगों की आंखों की रोशनी छीन लेता है। तो सर ये कहाँ तक सर सही हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इंसुलिन एक प्राकृतिक पदार्थ है। जब इंसुलिन नहीं बनता तभी डायबिटीज होता है, जब इंसुलिन कम बनता तभी डायबिटीज होता है। इंसुलिन एक्चुअली अब विदेशों में किसी ओरल मेडिसिन की जब 50% मात्रा में वो व्यक्ति आ जाता है तब उसे इंसुलिन की सलाह दी जाने लगती है। और अपने यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 45 साल की उम्र में डायबिटीज हुआ, जन्म से लेके 45 साल या 44 साल तक उसके अंदर नॉर्मल इंसुलिन बनता रहा। ये नॉर्मल इंसुलिन जब जैसी डायबिटीज शुरू हुआ, नया इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। जो इंसुलिन बनाने की बची खुची क्षमता है वो हम गोलियों के जरिए उनका दोहन करते हैं। अब उस व्यक्ति ने खाने पीने पर ध्यान नहीं रखा, गोलियों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई। अल्टीमेटली ये गोलियां पैंक्रियास के ऊपर जोर दे दे के उसी के इंसुलिन को पूरी तरह से निचोड़ के वो बॉडी की शुगर को कई साल तक कंट्रोल करती हैं।
और उसके बाद में जब वो दवाइयां काम करना बंद करती तो इसका मतलब कि उसके बॉडी के अंदर का इंसुलिन रिजर्व खत्म हो चुका है। तब ऐसे में शुगर कंट्रोल करने के लिए उसे बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो जब वो बाहर से इंसुलिन लेता है तो कहता है साहब इसकी आदत मुझे लग गई। यूजुअली इतने साल के बाद में डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने बताया ना कि आई का कॉम्प्लिकेशन, अगर आपकी शुगर लगातार कंट्रोल नहीं तो आई का कॉम्प्लिकेशन तो चालू हो ही गया आपको। जब तक वो इंसुलिन लगाने की नौबत पे पहुंचता, जब तक डायबिटीज का आई का कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ चुका होता है, तो हमेशा वो कोरिलेट कर लेता है कि मेरे को इंसुलिन लगना शुरू हुआ और फिर मेरे आंख में गड़बड़ी बताती है। तो एक उसके मतलब इंसुलिन से डायबिटीज आई का प्रॉब्लम शुरू नहीं हुआ। इंसुलिन अनफॉर्चुनेटली तब लगाने की जरूरत पड़ी जब तक आई ऑलरेडी डैमेज हो चुकी थी। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि जो आई का में डायबिटीज का असर है, जब हम शुगर को, आई में डायबिटीज का असर है, हम जैसा देख रहे हैं कि जैसी शुगर बढ़ेगी आई और किडनी के प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। अगर शुगर कंट्रोल है तो आई और किडनी का प्रॉब्लम भी कंट्रोल है। हार्ट के लिए हम ये नहीं कह सकते, अगर शुगर कंट्रोल है तो भी हार्ट का प्रॉब्लम चलता रहेगा, उसके लिए अलग ध्यान देना पड़ेगा। पर शुगर कंट्रोल की तो आई और किडनी का प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी को शुगर कंट्रोल नहीं थी, उसको आई का प्रॉब्लम हो गया, अब हम उसकी शुगर कंट्रोल तो करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। तो जब हम उसकी शुगर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर दें तो टेम्परेरीली उसकी जो आई की प्रॉब्लम है या देखने की क्षमता में फर्क पड़ता है, टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं। अगर ये टेम्परेरी परिवर्तन कुछ हफ्ते का हो सकता है या कुछ महीने का भी हो सकता है, पर उसके बाद में फिर उसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है और जो उसने शुगर कंट्रोल की है वो आंख की स्थिति में और गिरावट को नहीं होने देगी। तो ये दो कारण से ये अंधविश्वास चालू हो गया। एक तो जब उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ी जब तक आई डैमेज हो चुकी थी, दूसरा जब इंसुलिन चालू किया तो आई की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आई जो टेम्परेरी होती है। वो किसी भी तरह से हम शुगर को स्ट्रिक्ट कंट्रोल करेंगे, आई की दृष्टि में थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है। ये टेम्परेरी फर्क धीरे धीरे फिर नॉर्मल की तरफ चला जाता है अगर हम लगातार शुगर कंट्रोल रखे हुए हैं तो। तो ये दो कारणों से ये अंधविश्वास चालू हो गया। कई बार डायबिटीज लाइफ सेविंग मेडिसिन है, तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को इधर उधर की बात सुनकर नहीं, कोई चिकित्सक की। और अगेन आप जैसे हम लोग ने डायबिटीज रिवर्सल में अगर किसी व्यक्ति ने 10 kg 15 kg वेट कम किया, उसका इंसुलिन कम या बंद भी हो गया, पर पहले हम ये देखते हैं कि उसके बॉडी में इंसुलिन बनाने की क्षमता है कि नहीं। अगर इंसुलिन बनाने की क्षमता नहीं है, इंसुलिन बंद करना होशियारी नहीं है। इंसुलिन बंद बनाने की क्षमता है, पर कई कारण से उसकी शुगर इंसुलिन के जरिए ही कंट्रोल हो पा रही है, वो इंसुलिन कम हो सकता है या बंद हो सकता है। जी सर, थैंक यू सर। और हमारे साथ आनंद शर्मा सर चेन्नई से जुड़े हैं। सर आप अपने प्रश्न को रखें सर। Thank you, Nidhi. Thank you very much, Dr. Swami, for a great talk, motivational as well as, very simple talk. मेरे दो छोटे से सवाल हैं डॉक्टर स्वामी। आर यू एबल टू हियर मी? जी जी बिल्कुल सर, बोलिए। एक तो यह है कि मैं अनफॉर्चुनेटली आपका लास्ट सेशन मिस किया मैंने, और मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट आर द मेन इंडिकेटर्स फॉर टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज, ट्रिगर फैक्टर्स, और हम कैसे दोनों चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा एक छोटा सा सवाल है कि वेदर डायबिटीज अलोन could be a factor for cardiac arrest. Please, sir. So, सर, जो आपका सेकंड प्रश्न का उत्तर मैं पहले देता हूं कि डायबिटीज अलोन कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर फॉर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट। जो हम लोग रिस्क फैक्टर एनालिसिस करते हैं और जो रिस्क फैक्टर के लिए कैलकुलेटर रहते हैं कि किसी को हार्ट प्रॉब्लम हुआ तो, या किसी को हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क कितना है, तो डायबिटीज का वेटेज हार्ट प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट डायबिटीज को कई बार वेरिएंट ऑफ हार्ट प्रॉब्लम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है इवन अभी भी कई क्षेत्रों में कि डायबिटीज का होने का मतलब है उस व्यक्ति का हार्ट ऑलरेडी किसी व्यक्ति को जिसको कि डायबिटीज नहीं पर एक हार्ट अटैक हो चुका उसके बराबर है। तो इसीलिए डायबिटीज हार्ट प्रॉब्लम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है। बट अगेन मैं फिर से इसको रीस्ट्रेस करना चाहूंगा कि अगर हमने अपने शुगर को कंट्रोल रखा है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा है, स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए हम प्रॉपर कुछ ना कुछ कर रहे हैं और रेगुलर व्यायाम कर रहे हैं, तो किसी भी डायबिटीज व्यक्ति के हार्ट प्रॉब्लम का खतरा बिना डायबिटीज वाले व्यक्ति के बराबर ही है। तो हमको उसकी फिजियोलॉजी को नॉर्मल करना है। डायबिटीज के कंट्रोल में अनफॉर्चुनेटली इवन हम कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप क्या खाएं, जो तो बस ध्यान रखो खाने पे या रीजनेबली अच्छा खाना खा लो, इससे काम नहीं चलेगा। जैसा दवाई का प्रिस्क्रिप्शन है वैसी खाने का, एक्सरसाइज का, मेंटल स्ट्रेस रिडक्शन का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जब जिंदगी की बाकी चीजों में हम बिल्कुल परफेक्ट काम चाहते हैं तो हेल्थ में उससे भी ज्यादा परफेक्ट काम चाहिए। बाकी चीजों में हम बिल्कुल बोलते हैं ना कि बिंदुवार हम सब चीजें चाहते हैं, सॉलिड एडवाइस चाहते हैं, तो खाना पीना एक्सरसाइज में वही वो चाहिए। तो ऐसे बहुत पेशेंट हैं
जो मेरे पास भी हैं और मेरे कोलीग्स लोग के पास भी, जिन्होंने अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एक्सरसाइज सबको कंट्रोल करके रखा है, स्मोकिंग बंद कर दी है, उनकी लाइफ 80-85 ईयर्स है बिना हार्ट प्रॉब्लम के। हार्ट प्रॉब्लम हो गया तो उसके बाद वो चेत गए और अब उसके बाद में पिछले 30 साल से एक स्वस्थ लाइफ जी रहे हैं। तो यस, डायबिटीज इज अ वेरी बिग फैक्टर बिहाइंड हार्ट प्रॉब्लम, cardiac involvement, but it can be modulated, and at any state of diabetes and heart problem, a person can reverse the damage done to the heart by diabetes. Right. जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है, टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली जो रहता है जब पेंक्रियास डैमेज हो जाता है, इंसुलिन बनाने में सक्षम नहीं है, उसे हम बिल्कुल सक्षम नहीं है, इंसुलिन एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हो गई है, उसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। यूजुअली ये यंग एज में होता है, 15-20 साल के पहले। इस मैक्सिमम लोग अगर हम देखेंगे तो 80% लोग में 15-20 साल के पहले हो गया। जैसे इलनेस ऑफ से टीनेजर्स, बहुत छोटे बच्चों में होता है, वो बहुत रेयर कारणों से होता है, पर 10 से लेके 20 साल के बीच में या 8 से लेके 20 साल के बीच में इसकी शुरुआत हो जाती है। ऐसे लोग यूजुअली कीटो एसिडोसिस के साथ अस्पताल में भर्ती होते हैं। बहुत ज्यादा वजन कम हो गया, बहुत पेशाब लग रही थी, शुरू में बहुत भूख लग रही थी, अब उल्टी होने लगी, बुखार आने लगा, पेट में बहुत दर्द होने लगा, जब अस्पताल जाते हैं शुगर 500-600 निकलता है। उनको इनिशियली इंसुलिन से कंट्रोल करते हैं। ऐसे कुछ लोग में से कुछ % लोग में बाद में इंसुलिन बनाने की क्षमता वापस आती है, कुछ रेयर कारण से उनके इंसुलिन का प्रोडक्शन तब कम हो गया, पर अधिकतर लोग में जब भी हम इंसुलिन का लेवल चेक करा के देखेंगे, बॉडी का नेचुरल इंसुलिन बनाने की क्षमता ना के बराबर रहती है। ऐसे व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए जीवन भर इंसुलिन जरूरी है, उन्हें किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, इंसुलिन लेना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज इज ए इलनेस ऑफ लाइफ स्टाइल। उस कुछ ना कुछ जेनेटिक जमीन उसमें जुड़ी हुई है, पारिवारिक कुछ ना कुछ हिस्ट्री जुड़ी हुई है, बट अगेन डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, वेट, अगर इन पे ध्यान नहीं है, एक्सेसिवली हाई कैलोरी फूड, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीठा नहीं है पर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मैदा है, ब्रेड है, इनकी मात्रा जैसे यंग जनरेशन में बढ़ रही है, वजन बढ़ गया है, पेट की नाप बढ़ गई, जो बेली फैट बोलते हैं, विसरल फैट बढ़ गया है उनका, ऐसे लोगों में जिनके ऊपर तनाव ज्यादा है, जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज आज के तारीख में 10-10 साल पहले अनमास्क होता है। खुद ही बताते हैं बेचारे साहब, हमारे पिताजी को तो 60 ईयर्स की एज में हुआ, 70 ईयर्स की एज में हुआ, मेरे को 30s में क्यों हो गया। तो कई बार मनी मन मतलब आंसर मालूम रहता है भाई कि आपकी उनकी लाइफ स्टाइल, उनका चलना फिरना और आपकी लाइफ स्टाइल, आपका चलना फिरना, आपका खाना पीना उनसे बहुत फर्क हो गया, इनफैक्ट डिटोरिएट हो गया, इसलिए डायबिटीज हो गया। तो टाइप 2 डायबिटीज यूजुअली 30-35 के बाद में होगा, इंसिडियस ऑनसेट होगा, इंसिडेंटली पता लगता है, दांत निकलवाने गए, आंख के चेकअप के लिए गए, तब पता लगा डायबिटीज है, ऐसी चेक करा लिया, जनरल मेडिकल चेकअप करा लिया, उसमें डायबिटीज निकला है। टाइप 1 कैटास्ट्रोफिक होता है, पेशेंट को मतलब तो डॉक्टर को तुरंत हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए छोटे बच्चों में, और डिटेक्ट हो जाता है। सो दैट इज इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। आशुतोष सर, आप अपना प्रश्न रखें। सर नमस्कार। बहुत ही अद्भुत व्याख्यान था सर, हम लोगों के लिए डायबिटीज के बारे में एक बिल्कुल नए परिप्रेक्ष्य में और नए व्यवस्था में हम लोगों को डायबिटीज मेंटेन के लिए निर्देश दिए हैं सर। मेरा लेकिन एक प्रश्न था कि हम डायबिटीज वालों को ये कहा जाता है कि आपको लगातार कुछ धीरे खाते रहना है, और आपने जो प्रोटोकॉल बताया उसमें इंटरमिटेंट जो है फास्टिंग और उस तरह का भी निर्देश दिए हैं, तो इसको किस तरह से फॉलो करना है। और सर जो है कुछ जो मेरे एक रिलेटिव हैं वो 5 से 7 यूनिट इंसुलिन पर आए हैं, तो क्या इंसुलिन पे डिपेंडेंसी इस प्रोटोकॉल के माध्यम से खत्म की जा सकती है? जी, जैसा मैंने पिछली बार बताया कि अगर आपके अंदर इंसुलिन, जिनको हम डायबिटीज रिवर्सल के लिए एनरोल करते हैं, उनका इंसुलिन रिजर्व देख लेते हैं, खाली पेट में सी पेप्टाइड नाम के टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है। अगर आपका इंसुलिन रिजर्व ठीक है तो डायबिटीज रिवर्सल के लिए हम डाइट को मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं पेशेंट को, लेकिन उसके लिए अपना खुद का होम ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना पड़ता है। जैसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, अगर पेशेंट ने उस यूजुअली उस समय में जो नाइट टाइम का मेडिसिन है वो आप 50% कर देते हैं, कई बार बंद भी कर देते हैं कि आप नाइट में, आप जब 5 बजे आप खाना खाओगे, दवाई को मैनिपुलेट करना पड़ता है कि आप उस समय में ये हल्की दवाई लेंगे और उसके बाद में फिर आप ना खाना खाएंगे ना दवाई लेंगे। बट अगेन उस पेशेंट को ये दिया जाता है कि रात में सोने के पहले प्री जो स्लीप है आप शुगर चेक करेंगे और एक बार सुबह उठ के खाली पेट शुगर चेक करेंगे। एनी टाइम हाइपोग्लाइसीमिया है, पेशेंट को प्रोटोकॉल ब्रेक करके मीठा खा लेना है। तो जब हम पेशेंट को जब ट्रेनिंग देते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, तो बिना ग्लूकोज मॉनिटरिंग के डायबिटिक पेशेंट में, जो कि
दोनों टाइम मेडिसिन ले रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग पॉसिबल नहीं है। पर जैसे जैसे पेशेंट का वेट कम होता है उसकी दवाई की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो यूजुअली उन पेशेंट की मेडिसिन को हम लोग केवल डे टाइम बिफोर ब्रेकफास्ट मेडिसिन कर देते हैं, नाइट टाइम में कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं। और नाइट टाइम पे उसको हम लेकिन शुगर की मॉनिटरिंग करने सोने के पहले 1 या 2 बार और सुबह उठ के करने को बोलते हैं, यह देखने के लिए कि पेशेंट को कहीं हाइपोग्लाइसेमिक तो नहीं हो रहा। आज के तारीख में जो पेशेंट वहन कर सकते हैं उनको हम लोग कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कराते हैं। एक चिप रहती है जो लग जाती है, आपने सुना भी होगा उसके बारे में, जो लगातार 14 दिन तक हर क्षण की शुगर को चेक करती रहती है। फोन पे ऐप के जरिए भी पेशेंट इमीडिएट उस शुगर को देख भी सकता है। तो बहुत सारे पेशेंट उसका उपयोग करके अपनी शुगर को देखते रहते हैं और कई बार फोन भी करके पूछते हैं डॉक्टर साहब शुगर 70 आ गया, क्या करना है। तब ऐसे पेशेंट को हम कुछ कंट्रोल्ड डाइट लेने के लिए बोल देते हैं। तो जैसे जैसे आपका वेट कम होगा, आपका इंसुलिन रिजर्व ठीक है, आपकी दवाइयों की नीड कम हो जाएगी। जब दवाइयों की नीड बहुत कम हो गई, ऐसी दवाइयां जो कि स्ट्रांग नहीं है, उनके साथ में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग या जो 1 डे फास्टिंग या जूस फास्टिंग आप आराम से कर सकते हैं। तो सर इसके लिए मेडिकल सुपरविजन में ही सुपरविजन, जी हाँ सुपरविजन चाहिए सर, सुपरविजन चाहिए। जो काउंसलर है वो कांटेक्ट में रखती है और जब सही टाइम आता है तब आपको पता है। जैसे हमारे कुछ अभी 3-4 पेशेंट जूस फास्ट पे चल रहे हैं, तो हफ्ते में 2 दिन वो जब जूस लेते तब दवाई बंद कर देते हैं। जूस मतलब दवाइयों का सूप वो लेते हैं, सब्जियों का रस लेते हैं। तो जब वो सब्जियों का रस लेते हैं तो उस दिन उनकी मेडिसिन बंद। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही शानदार किस्म की जानकारी आपसे मिली आज। और मेरा साहब थोड़ी जानकारी ये मुझे चाहिए थी आपसे कि ये जो जिस तरह से पेशेंट इंडिविजुअलाइजेशन के हवाले में आपने बात करी कि पर्सन टू पर्सन आपकी जो ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शन के अंतर आते हैं, इसके लिए क्या कोई पर्टिकुलर जबलपुर में कोई ऐसी व्यवस्था है सर जहाँ पर, जैसे मैं पर्सन पर बात कर रहा हूँ कि मैं अगर कहीं जाकर मेरे लिए किस किस्म के डाइट प्लान या किस किस्म की एक्सरसाइज या किस किस्म की ओवरऑल प्रोटोकॉल की जरूरत है, वो मिल सकता है क्या? इसके जरूर सर, मिल सकता है। मैं आपसे कनेक्ट करूं, आपसे मिलना चाहिए। हम लोगों ने अभी जो जेनेटिक वाला है, जो एलिमेंट बताया, ब्रेन का एलिमेंट बताया, वो डाइट हम लोग आपसे क्वेश्चनर देंगे आपको, बॉडी के कुछ आपके पर्टिकुलर जो असेसमेंट वो करते हैं। और उसके बाद में इवन हम लोग इतना तक इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं कि इनमें से जैसे ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स है तो कौन से ग्रुप का वेजिटेबल ज्यादा ले, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, कौन सा फ्रूट ज्यादा बेनिफिशियल है, कौन सी हर्ब ज्यादा बेनिफिशियल है। इनफैक्ट विटामिन को भी अपन इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं कि ये विटामिन ज्यादा उपयोगी आपके लिए। अच्छा सर, एक्चुअली क्या सर कि मेरे पैर में एक्चुअली एक्सीडेंट था, मतलब उसके चलते मतलब मुझे एक्सरसाइज वगैरह के काफी रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं और उसके कारण बेली फैट काफी बढ़ रहा है। तो वो एक्चुअली ओवरऑल मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे जरूरत है एक प्रॉपर प्रोटोकॉल की। मैं मिलता हूँ सर आपसे, जी जरूर आता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नमस्कार सभी को, मैं माइसेल्फ सुनील शर्मा। मेरा प्रश्न इस प्रकार है कि सर ने बताया था कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको मतलब ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए वेजी। तो क्या सलाद में हम गाजर है, चुकंदर है, टमाटर, इसमें स्वीटनेस ज्यादा रहती है, तो क्या इनमें ज्यादा मात्रा में डायबिटीज इनको क्या? जी सर, आप ले सकते, देखिए जो हम लोग सलाद में जो वेजिटेबल बोलते हैं, गाजर या चुकंदर में से कोई एक चीज आप ले सकते हैं एक बार में। जी गाजर या चुकंदर में से गाजर या चुकंदर के साथ इसके लिए ये प्रश्न खड़ा हुआ कि इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि गाजर और चुकंदर से शुगर एकदम से रेज हो जाती है, पर वो उसकी मात्रा इतनी ज्यादा है शुगर रेज करने के लिए जो कि हम सामान्य सलाद में नहीं लेते। तो अगर हमने 3-4 एक आधा गाजर या एक गाजर के पीस काट के ले लिए या आधा चुकंदर हमने ले लिया सलाद में, कोई भी एक चीज, उसके साथ में टमाटर, प्याज, ककड़ी, मूली ले ली, तो ये सलाद से शुगर के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सर टमाटर भी ले सकते हैं ना? ज्यादा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सर एक मैं क्वेश्चन ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने संडे को अपनी ब्लड शुगर टेस्ट करवाई थी, तो मेरी फास्टिंग 83 आई थी और पीपी जो है मेरी 132 आई थी। उसके बाद मेरे फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, और मैंने वो शुगर जो है फिर वेडनेसडे को मैंने फिर टेस्ट कराई थी, तो फास्टिंग तो नहीं कराई थी लेकिन पीपी कराई थी, वो मेरी 242 एकदम शूट अप हो गई थी। तो क्या स्ट्रेस से कोई इतना बड़ा इफेक्ट आ जाता है क्या? सर इस जैसे आपने बताया प्रश्न के, ऐसे बहुत लोग के प्रश्न रहते हैं कि डे टू डे शुगर चेंज क्यों हो गई। उसका बेस्ट तरीका है सर, अगर आप एक डाइट मेंटेन करते हैं। नहीं मेंटेन्ड है डाइट में देखे सर, जैसे अनफॉर्चुनेटली केवल एक ब्रेड आपकी डबल रोटी आपकी शुगर को करीब 50 से 70 तक बढ़ा सकती है।
बहुत बार लोग उसका ध्यान भी नहीं रखते। 1 या 2 मैरी बिस्किट आपकी शुगर को 50-60 तक बढ़ा सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वेजिटेरियन खाने में कई चीजें ऐसी हैं जिनसे की शुगर बहुत ज्यादा शूट अप हो जाती है। उनकी वॉल्यूम नहीं है, उनकी मात्रा नहीं कि उस व्यक्ति को उसका इतना ध्यान रहे, पर वो शुगर को शूट अप कर देता है। तो इसलिए 2 दिन की शुगर को स्ट्रेस बिल्कुल बढ़ा सकता है। कई बार स्ट्रेस होने पर इनडायरेक्टली आपका बिहेवियर चेंज होता है। स्ट्रेस का मतलब है आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो गई है, आपका ब्रेन डिस्टर्ब चल रहा है, ब्रेन को कंफर्ट चाहिए। उस कंफर्ट के लिए अननोइंगली कई एक्सपेरिमेंट ऐसे हो चुके हैं, थोड़ा ही तनाव देने पर उसके बाद जब उनको खाना परोसा जाता है तो जिसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस दिया गया है, वह व्यक्ति ऐसा खाना चूज करता है जो कि ब्लड में शुगर बढ़ा दे, ऑटोमेटिकली कर देता है। तो बहुत बार हमको ध्यान नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता कि स्ट्रेस हुआ। उस स्ट्रेस में कि मेरी फैमिली में मेडिकल उनका एक्सीडेंट हो गया था और ब्रेन इंजरीज हुई थी, हेड इंजरी हुई थी, तो वो अनकॉन्शियस थी 2 दिन से। कल उनको थोड़ा होश आया है, तो उस दरमियान मैं काफी टेंशन में था, तो मैंने चेक कराया, तो इसका रीजन ये भी हो सकता है। एक ये आपकी डाइट सटली चेंज, इसको बोलते हैं ना कि अंग्रेजी में सटल वर्ड, मतलब बहुत ही महीन तरह से चेंज हो गई हो। अच्छा, क्यों चेंज हुई? क्योंकि आपका ब्रेन जब अनकंफर्टेबल हुआ तो उसको रिलैक्सेशन चाहिए। ब्रेन का रिलैक्सेशन केवल एक ही है, ग्लूकोज। और ब्रेन सबसे पावरफुल ऑर्गन है, तो वो आपकी हर चीज को बदलता, मूवमेंट कम करेगा, आपके बिहेवियर को बदल के ऐसे खाने की चॉइस कराएगा जो कि शुगर को बढ़ाने वाले हैं। डायरेक्टली पैंक्रियास से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देगा, मसल में शुगर को जाने नहीं देगा, क्योंकि सारा शुगर जो ब्लड में रहेगा उसको ब्रेन उपयोग करने वाला है। मल्टीपल फैक्टर है, छोटे कारण से शुगर अपनी आपकी लगभग हर चीज ने 30-40 बढ़ाई तो आपकी शुगर 200 के ऊपर चली गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मेरी शुगर नहीं है, ठंडे को मैंने मापी थी तो 82 थी और खाने के बाद 132 थी, तो क्या मेरे लिए ये परफेक्ट है? ये एकदम परफेक्ट है आपके लिए, एकदम आइडियल शुगर है आपके लिए। हाँ, बाकी मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग करता हूँ, जॉगिंग, योगा और डाइट को भी लेता हूँ, तो मेरी ये मॉनिटरिंग में अपने आप से कर रहा हूँ। 82 132 इतना ही होना चाहिए, एक्टिव व्यक्ति के लिए इतनी शुगर चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी, विकास सर ने माइक ओपन किया है, सर अपने प्रश्न को रखें संक्षिप्त में। जी सर, नमस्कार सर, मैं विकास श्रीवास्तव सागर से। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, दिसंबर में सर मैंने शुगर चेक कराई थी, मेरी 9.5 थी HbA1c सर जी। और मैंने होम्योपैथी दवाई शुरू की, एक्सरसाइज किया, डाइट भी कंट्रोल किया सर, तो 3 माह बाद जो अप्रैल में मैंने कराई वो 6.2 हो गई थी सर। सर मैं चाह रहा मेरे कौन कौन सी जांचें मैं समय समय करवाता रहूँ अपना? देखिए जो शुगर का पेशेंट है उनको एक तो 3 से 6 महीने में एक बार HbA1c कराएं। आपका HbA1c काफी अच्छा हो गया, 6.2 तो काफी अच्छा है, अगर आप कोई दवाई नहीं ले रहे तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा, अपन आईज, हार्ट, किडनी, पैर का नस और थायराइड, इनको अपन साल में एक बार चेक करते हैं। मान लीजिए आज हमने आपका किडनी का, कोलेस्ट्रॉल का, ECG का जांच किया और आपको कोई ट्रबल नहीं हुआ साल भर तक, तो आप साल भर के बाद में फिर ये जांच कराएंगे। सर आईज, हार्ट, किडनी, पैर का नस और थायराइड, ये वंस अ ईयर चेक करना है। कोलेस्ट्रॉल अगर गड़बड़ है, दवाई लेके या खाने पे परिवर्तन करके 3 महीने में चेक करना है। आई अगर आपकी में कोई डायबिटीज का परिवर्तन है तो अपन 3 से 6 महीने में चेक कराते, परिवर्तन नहीं तो साल भर के बाद चेक कराएंगे। थायराइड वंस एन ईयर चेक करना, अगर गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है दवाई लेके उसको 1.5 से 2 महीने में अपन चेक करेंगे। अगर आपकी शुगर कंट्रोल चल रही तो HbA1c आप इवन 4-5 महीने में एक बार भी करा सकते हैं। अगर आपको शुगर काफी बढ़ चुका है तो एक प्रॉपर ग्लूकोमीटर के साथ में आप महीने में 2-3 बार अपनी ब्लड शुगर को घर में ही ग्लूकोमीटर से चेक करके नजर रखे रहे, किस खाने से बढ़ रही, किस खाने से नहीं बढ़ रही। इससे जानकारी रहने पर आपको अपने डाइट की चॉइस, मतलब डाइट कैसा ले उसमें भी आपको आसानी रहेगी। सर ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। वो दवाई कब लेना चाहिए शुगर के लिए, कितनी होनी चाहिए कि दवाई लेना शुरू कर दें? शुगर के लिए कितने, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, देखिए जो शुगर का कंट्रोल है, खाली पेट की शुगर 120 से कम, खाना खाने के बाद की 160 से कम और 3 महीने का एवरेज शुगर 7% से कम चाहिए। अगर इसके ऊपर आपकी रिपोर्ट आ रही है बार बार तो आपको शुगर की दवाई लेना चाहिए, डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ। अकेला दवाई नहीं, डाइट और एक्सरसाइज भी चाहिए, और उसके साथ में आप अगर इनके द्वारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो आपको दवाई लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब सादर नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा जो प्रश्न है, आपने फ्रूट्स का मना करा है डायबिटीज के लिए, और मैं चूंकि थोड़ा सा प्रमोद त्रिपाठी को भी मैंने सुना है और उनसे ऑनलाइन मैंने कंसल्टेशन भी लिया है। जी। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से भी, मतलब मैं उनको भी देखती रहती हूँ, उनके वीडियो वगैरह। तो मैं
थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ, मैं तो फल ले रही हूँ और मैं ठीक भी महसूस कर रही हूँ, तो मैं बस थोड़ा सा इस पर आपके ऊपर, और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मेरी सर 15 घंटे की रहती है पर डे। जी हाँ जी। नहीं मैडम, आप देखिए, फल इसलिए क्योंकि फल में फ्रूट शुगर रहता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी जो रिस्ट्रिक्टेड डाइट रहती हैं, बहुत पेशेंट अभी जैसे आपने जिस प्रोग्राम का नाम बताया, मेरे पास में कल परसों एक पेशेंट आई, पर अगर आपने प्रॉपर तरह से सप्लीमेंट नहीं लिया, मेरा कहने का जो सब इसका मैसेज है कि शुगर कम करना बिना दवाई के हमारे ट्रीटमेंट का या इलाज का उद्देश्य या पेशेंट का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर कितना स्वस्थ है ये हमारा ट्रीटमेंट का उद्देश्य होना चाहिए। अगर हमने बहुत रिस्ट्रिक्टिव डाइट लिया और अपने जोड़ों को बिठा लिया, हड्डियों को कमजोर कर लिया, तो हमेशा लॉन्ग टर्म पे हमको फायदा नहीं होने वाला है। तो हमारे हर स्ट्रक्चर को, अंग को स्वस्थ रहना चाहिए। बहुत बार केवल वेजिटेबल्स लेने से शुगर तो कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि आप बॉडी को शुगर दे ही नहीं रहे, पर दूसरी चीज भी नहीं जाती है, तो मसल्स, स्किन, ब्रेन, इन सब के ऊपर खराब असर पड़ने लगता है। अभी 1 साल 2 साल तक तो चल जाता है, पर उसके बाद में बॉडी के ऊपर कई तरह के प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो इसलिए होलिस्टिक अपन को अप्रोच रखना चाहिए कि कुछ अगर जरूरत है तो मेडिसिन ले लें, अगर जरूरत है तो सप्लीमेंट ले लें। जो आप बता रहे हैं, यूजुअली जो त्रिपाठी जी का डाइट है उसमें मेनली फ्रूट्स कम है, वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल जूस, स्मूदी ज्यादा देते हैं वो। फ्रूट्स अनलिमिटेड नहीं देते हैं वो, फ्रूट्स तो लिमिटेड ही देते हैं, क्योंकि फ्रूट में शुगर है, फ्रूट में फ्रक्टोज नाम का शुगर है, जो जरूरत से ज्यादा लेने के ऊपर लिवर के ऊपर जमा होता है। तो फ्रूट, जैसा मैंने बोला कि हर चीज का एक अपना रोल है, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं है। तो अगर आप सिर्फ वेजिटेबल्स ले रहे हैं और साथ में आपने ग्रेन्स बंद कर दिया, प्रोटीन बंद कर दिया, तो अल्टीमेटली बॉडी में कहीं ना कहीं डैमेज आएगा लॉन्ग टर्म के ऊपर। तो इसलिए लेना तो सभी है। जैसा उनका अगर आप डाइट देखेंगे, उनका जो प्रॉपर डाइट है, मैं कई पेशेंट फॉलो करते रहते हैं उनको, तो बेसिकली तो स्मूदी देते हैं। स्मूदी में बहुत कम फ्रूट रहता है, मेनली वेजिटेबल का जो रस है वो ज्यादा रहता है। एक्सेसिव मात्रा में फ्रूट लेने पर कोई बेनिफिट भी नहीं है, और ना उसका कोई बहुत ज्यादा शुगर पर वो पड़ने वाला है। अगर आप वेजिटेबल सैलेड एडिक्वेट मात्रा में ले रहे हैं, तो फ्रूट से आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलने की संभावना कम है। वेजिटेबल्स आप बढ़ा दीजिए, वेजिटेबल्स तो है ही है, मतलब अगर आप बेसिकली रेशा जा रहा है, बहुत सारी जरूरी चीजें जा रही हैं, दैट यू कैन इंक्रीज। जब हम दिन में 8 फल खाएंगे, ऐसा करने पर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होने वाला बॉडी। जी सर, थैंक यू सर। मैं वैसे जो आप कह रहे हैं, मैं वेजिटेबल्स ले रही हूँ। हाँ, वेजिटेबल्स ले लीजिए आप, पर साथ में आपको प्रोटीन की जरूरत भी है, आपको फैट की जरूरत भी है। नहीं, हाँ जी सर, मैं ले रही हूँ। वो लेते रहना चाहिए। अकेला वेजिटेबल्स लेके कि मेरी सब दवाई बंद हो गई और मैं सिर्फ अब वेजिटेबल लूंगी और कुछ नहीं लूंगा या लूंगी, वो अप्रोच ठीक नहीं है। हाँ, नहीं सर, मैं मिलेट्स भी ले रही हूँ, और बाकी बाकायदा आपकी जो आपने मिलेट्स लीजिए आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए। वेजिटेरियन, जैसे आप जैन है, वेजिटेरियन है, तो इवन जो वेजिटेरियन प्रोटीन सप्लीमेंट है, जो अभी हम देख रहे हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि वेल टू डू लोग हैं, वो बिकॉज ऑफ द डाइटिंग उनको सडनली एकदम से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जॉइंट्स में और सब जगह प्रॉब्लम, वीकनेस, लेथार्जी लगने शुरू हो जाते हैं। जब अपन एनालाइज करते हैं तो बहुत बार प्रोटीन की अत्यधिक कमी मिलती है बॉडी के अंदर। हाँ जी सर, जी नहीं, वो सारा था मेरा फ्रूट्स को लेके क्वेश्चन था। बाकी फ्रूट्स को कम रखिए मैडम, फ्रूट्स को कम रखें। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो फ्रूट्स को लिमिटेड रखिए, 1 से 2 फ्रूट से ज्यादा मत लीजिए। जी सर, फ्रूट का टाइम शाम का रखिए। सुबह बहुत बार लोग जो लेते हैं कि सुबह उठ के फ्रूट या फ्रूट जूस ले लिया, उसको अपन ले फ्रूट को, पर शाम के टाइम ले तो उसका इम्पैक्ट ब्लड शुगर पे सबसे कम पड़ेगा। चलिए, ये कोई नई चीजें, नहीं तो मैं फल मॉर्निंग में ही ले रही थी। इवनिंग टाइम लेते हैं तो 3 to 5 PM के बीच में। तो हाँ जी, बिल्कुल, मैं आगे इस चीज का ध्यान रखूंगी। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में ब्रीफ कर दीजिए, और क्या परमिसिबल लिमिट है पर डे की ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए? जी सर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि 100 ग्राम शुगर ने, जो व्हाइट शुगर बोल रहे हैं या 100 ग्राम व्हाइट ब्रेड बोल रहे हैं, उसने आपकी शुगर को कितना बढ़ाया, उसका कंपैरिजन हम दूसरे किसी चीज के साथ करते हैं। मान लीजिए जो व्हाइट ब्रेड है या व्हाइट शुगर है, उसने आपकी शुगर को जो मतलब आपने किसी पेशेंट को दिया, किसी व्यक्ति को दिया, उससे उसकी शुगर ब्लड में बढ़ी और फिर धीरे धीरे कम भी हो गई। आपने उसी पेशेंट को नेक्स्ट डे खाली पेट में फिर मान लीजिए एक एप्पल खिलाया, और उस एप्पल से शुगर कितनी देर में बढ़ी और कितनी देर में कम, उसका ग्राफ ले लिया। इन दोनों ग्राफ को जब अपन तुलना करते हैं, तो हम व्हाइट शुगर या व्हाइट ब्रेड के साथ में किसी दूसरे खाने से शुगर के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस पड़ा, इस रेशो को हम
ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। शुगर के या व्हाइट ब्रेड से बढ़ने वाली शुगर को हमने बोला 100 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसकी तुलना पे एप्पल की ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 50 के आसपास है। ऐसे सारे भोजन जिनकी की ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50-55 के आसपास है या उससे कम है, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहलाते हैं। 60 से 70 के बीच में या 55 से 70 के बीच में जो फूड है उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं। जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के ऊपर है उन्हें हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कह देते हैं। अब फॉर दैट एग्जाम्पल, जो कई ऐसे मीठे चीजें हैं जिनकी की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है, बट अगेन अगर उनकी ज्यादा मात्रा लेंगे तो भी हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है। जनरली ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम किस चीज की होती है, जैसे जो दालें हैं उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है, जो मोटा अनाज है उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है, आटे की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, मैदा की ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार से जो दलहन है, दालों की जो बनी चीजें उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। एप्पल की, बिही की, संतरा मौसम्बी की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। सीताफल की ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। तो जिन फलों की या जिन खाने वाली चीजों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है उनको हम बहुत लिमिटेड मात्रा में लेते हैं। जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम है उनको हम कम मात्रा में लें। अपने भोजन में अधिकता उन चीजों की रखें जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से बने हुए हैं। तो बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स के टेबल आते हैं, इंडियन फूड के टेबल आते हैं, उनको आप देख सकते हैं। पर जैसे मैंने बोला कि सबसे ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपन देखें तो शक्कर, व्हाइट ब्रेड और मैदा से बनी चीजों की हो गई। देन उसके बाद में ग्रेन से बनी चीजों की हो गई। जरूर से जैसे पराठा या कचौड़ी या पूरी, उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होती है। जो रोटी है उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है, तंदूरी रोटी की ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होती है। तो हमको उस तरह से भोजन का सिलेक्शन करना है। सब्जियों में तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो ही होती है। ग्रीन वेजिटेबल्स में अभी अनीता जी से हमारी बात हो रही थी। फ्रूट्स में जो चीकू है, केला है, सीताफल है, इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। सेव, नाशपाती, संतरा, मौसम्बी भी, इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। अगेन पपीते की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, लेकिन पपीते की मात्रा को अपन को कम लेना है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में रहा। बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि ग्लूकोज या व्हाइट ब्रेड की तुलना में किसी दिए हुए भोज्य पदार्थ का ग्लूकोज के लेवल के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।